हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शिल्पा कुमारी, मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है बेटा, नहीं मिल जाएगा आपको। मेरी बात हो गई ऊपर, मॉड्यूल वहां पर अवेलेबल है। आप लोग क्या करना, आपको डाउनलोड करना बेसिकली। सभी बच्चों को मिल गया है, बस कुछ बच्चे, दो तीन जो बच्चे हैं उनको नहीं मिल रहा है, तो एक बार वो कंसल्ट करें थोड़ा सा, है ना, मतलब अपना एक आईटी डिपार्टमेंट में बात कर लें। वैसे तो वैसा आपके मॉड्यूल आपकी साइट पर है ना, आप डाउनलोड कर लें उसको, मिल जाएगा मॉड्यूल आपके पास है बेटा। चलिए हम लोग बात कर रहे थे, देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ मीडियम पढ़ा और इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हमने डिस्कस किया। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी और ह्यूमिडिटी। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन और एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछते हैं कि बारिश के दिनों में साउंड की स्पीड हमें ज्यादा ऑब्जर्व होती है, ऐसा क्यों? तो बच्चों हम ध्यान रखेंगे, बारिश के दिनों में अगर देखें तो मीडियम में ह्यूमिडिटी होती है, और ह्यूमिडिटी होने की वजह से एयर मीडियम की जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने से स्पीड बढ़ जाती है। अल्टीमेटली मैं ह्यूमिडिटी की बात करूं तो ये डेंसिटी का फैक्टर है, डेंसिटी, इसलिए इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ डेंसिटी और ह्यूमिडिटी। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, यहां पर डेंसिटी की बात कर रहे हैं, और इसीलिए इसको बोलते हैं ये डेंसिटी फैक्टर। तो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी और ह्यूमिडिटी इसको कह रहे हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, इस मामले को लिखें तो देखो डेंसिटी का इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम इसको गामा पी यहाँ पर लाप्लास करेक्शन से रिजल्ट बना था, और गामा पी यहाँ मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस है। हम मीडियम को चेंज नहीं कर रहे, हमारा मीडियम एयर है, हम एयर ही रखना चाह रहे हैं, बस उसकी डेंसिटी को चेंज कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ जब मीडियम कांस्टेंट है, मीडियम को नहीं बदलते, तो उसका गामा पी जो इलास्टिक मॉडुलस होता है, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट डेंसिटी होता है। मतलब अगर मैं डेंसिटी का रिलेशन देखूं तो डेंसिटी जिस मीडियम की ज्यादा होगी, गैस मीडियम की जिस गैस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें स्पीड कम होगी। बीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट डेंसिटी होता है। अब डेंसिटी को अगर मैं देखूं तो डेंसिटी देखो पढ़ते हैं हम लोग, हम मीडियम पढ़ रहे हैं, हमारा एयर मीडियम, दो तरह से हम इसको बोलते हैं, एक तो ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर। हम ध्यान रखेंगे ड्राई एयर की डेंसिटी ह्यूमिड एयर से ज्यादा होती है। क्यों होती है मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान रखें, ड्राई एयर की डेंसिटी ह्यूमिड एयर से ज्यादा होती है। बारिश के दिनों में अगर देखें तो मीडियम में ह्यूमिडिटी होती है, उसकी वजह से एयर मीडियम की डेंसिटी कम हो जाती है, और जब एयर मीडियम की डेंसिटी उस समय कम हो जाती है बारिश के दिनों में, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, तो साउंड की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए बोलते हैं बारिश के दिनों में साउंड हमें ज्यादा क्लियर सुनने को मिलता है, साउंड का स्पीड हमें ज्यादा ऑब्जर्व होता है, वो इसकी वजह से, डेंसिटी की वजह से हो रहा होता है। तो बात तो बहुत सिंपल सी, बी और रो में रिलेशन ऐसा इनवर्स का होता है, और हमें पता है बारिश के दिनों में मीडियम में ह्यूमिडिटी होने से डेंसिटी कम हो जाती है, तो स्पीड बढ़ जाती है। अब बात ये आती है कि डेंसिटी बारिश के दिनों में ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम क्यों हो जाती है, नमी की वजह से डेंसिटी यहां पर कम क्यों हो जाती है? तो देखो वो इसलिए हो जाती है, बात को समझें। हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अगर स्टडी करें तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, या किसी भी गैस मीडियम की डेंसिटी को हम पढ़ना चाहते हैं तो उसके एमडब्ल्यू से पढ़ते हैं, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। अगर किसी गैस मीडियम का एमडब्ल्यू ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, एमडब्ल्यू कम तो डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर वेट, देखो ड्राई एयर का, तो ड्राई एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमने पढ़ लिया था पहले, 28.8 होता है। क्वेश्चन किया था ना अपन ने, ड्राई एयर का मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, वो 28.8 होता है। लेकिन ह्यूमिड एयर की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमिड एयर ड्राई एयर और H2 वेपर का मिक्सचर होता है। ये ड्राई एयर और H2O वेपर का मिक्सचर होता है, तो अगर मैं इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट स्टडी करूं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 एंड 28.8 का बीच में आता है, बिटवीन इन दोनों की वैल्यू होती है। मतलब ये मिक्सचर है, और मिक्सचर का एमडब्ल्यू हम ध्यान भी रखेंगे, जिन जिन का वो मिक्सचर होता है, जिन जिन का वो मिक्सचर होता है, उन दोनों के एमडब्ल्यू के बीच का उसका वैल्यू आता है। कहने का मतलब मैं समझू, ये किसी भी रेशो में इन दोनों को मिलाते हैं, इसका जो एमडब्ल्यू आएगा बेसिकली वो 18 से बड़ा ही आएगा, और 28.8 से हमेशा छोटा ही आएगा। तो ये मिक्सचर है ह्यूमिड एयर, किस किस का, ड्राई एयर और H2 वेपर का मिक्सचर होता है। ड्राई एयर एंड H2O वेपर का मिक्सचर होने की वजह से इसका एमडब्ल्यू
ड्राई एयर में अगर देखें तो H2 वेपर मिलाया तो उसकी वजह से इसका MW यहाँ पर कम हो जाता है, 28 से कम हो जाता है। और जब इसका MW कम तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम। और जब इसकी डेंसिटी कम तो डेफिनेटली इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी भी गैसेस मीडियम की डेंसिटी को अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उसके MW से पढ़ते हैं, और MW ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा बोलते हैं। बारिश के दिनों में अगर देखें तो मीडियम में एयर के में क्या मिक्स हो जाता है, H2 वेपर मिक्स हो जाता है। वेपर मिक्स होने की वजह से उसका MW कम है, 18, वो मिक्स होने की वजह से इनका एवरेज वैल्यू जो होता है ना, वेट, वो कम हो जाता है। और एवरेज वेट अगर इसका कम होता है, एवरेज वेट अगर इसका कम होता है तो डेफिनेटली इसका मास कम हो जाता है, और मास अगर कम तो इसकी डेंसिटी कम, और डेंसिटी कम तो इसमें स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इस तरह का ये डेंसिटी का फैक्टर है, यहाँ पर भी क्वेश्चन बन जाता है। बस आपको मैं इस पॉइंट से ये सिखा रहा हूँ कि गैसेस में भी डेंसिटी उसके MW से बढ़ते हैं। जिसका MW ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसका MW कम उसकी डेंसिटी कम होती है। कर लेंगे भाई। तो इस तरह की बात यहाँ पर इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ डेंसिटी और ह्यूमिडिटी। अब देखो बच्चों, अभी तक हमने जो बातें आपसे करी है ये स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव के बारे में बात करी। ऐसे कैसे अगर आगे चलें तो एक और वेव होता है, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स मैकेनिकल। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम जो पढ़ते हैं स्ट्रेच्ड वायर के अंदर ट्रेवल्ड वेव। इस पूरे चैप्टर में हम जो वेव पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव, उसका बेस्ट एग्जांपल पढ़ते हैं स्ट्रेच्ड वायर के अंदर ट्रेवल्ड वेव, वन डायमेंशनल वेव। तो हम उसी की बात करेंगे आपसे। तो उसी की बात करेंगे तो मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एक वायर है जो रिजिड सपोर्ट सिस्टम से कनेक्टेड है, ये पुली से पास हो रहा है, और इस पुली से पास होने के बाद इस वायर के फ्री एंड पे एक मास को मैंने सस्पेंड किया है। ये मास जहां जो सस्पेंडेड है उसकी वजह से यहाँ पर एक फोर्स पिक्चर में आता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। और ग्रेविटी फोर्स जो होगा वो यहाँ पर वायर में टेंशन क्रिएट करता है, इसकी वजह से वायर स्ट्रेच्ड होता है। अब ये वायर यहाँ पर स्ट्रेच्ड है। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, वायर स्ट्रेच्ड होगा तो ही वायर के वायर का पार्टिकल कभी ऑसिलेशन नहीं करेगा, और जब ऑसिलेशन नहीं करेगा तो एनर्जी को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। देखो वायर का जो पार्टिकल अप एंड डाउन ऑसिलेशन करता है ना बेटा, तो ऑसिलेशन करने के लिए उसको रिस्टोरिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो पार्टिकल को मिलता है ना, वो मिलता है टेंशन फोर्स की वजह से। अगर वायर में टेंशन है तो पार्टिकल अप एंड डाउन ऑसिलेशन करेगा और एनर्जी को आगे बढ़ा पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टिकल ऑसिलेशन नहीं करेंगे, एनर्जी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वेव जनरेट नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं, ध्यान रखना, वायर नहीं बोलते, स्ट्रेच्ड वायर बोलते हैं। की स्पीड करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल वेव में इलास्टिक मॉडुलस मीडियम का डिसाइडिंग फैक्टर, वेव का स्पीड का डिसाइडिंग फैक्टर होता है इलास्टिक मॉडुलस। वैसे के वैसे ट्रांसवर्स वेव में अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ स्पीड का डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है, टेंशन होता है। अब ये अरेंजमेंट यहाँ पर है, टेंशन वायर में है। अब वायर के किसी पॉइंट पे हल्का सा मैं इसको पुल करके छोड़ता हूँ, डिस्टर्बेंस क्रिएट करके छोड़ता हूँ, तो यहाँ पर वेव बनती है ऐसे। पार्टिकल अप एंड डाउन ऑसिलेशन करता है, एनर्जी आगे बढ़ती है हॉरिजॉन्टली, तो वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है। और हम इस वेव की स्पीड को देखें तो ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी अपॉन। बच्चों ये भी अपने आप में एक डेरिवेशन से आता है, लेकिन मैं इसको सीधा लिख रहा हूं, यहाँ फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी अपॉन। टी यहाँ पर टेंशन इन वायर होता है, और यू यहाँ पर वायर की लीनियर मास डेंसिटी, वायर का मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर कहलाता है। ये डेरिवेशनल फॉर्मूला है, पर हम सीधा लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला है अंडर रूट टी अपॉन म्यू। टी यहाँ टेंशन वायर होता है, और म्यू यहाँ पर अगर देखें तो ये कौन है, यूनिट लेंथ का मास होता है वायर का। वायर यहाँ यूनिट लेंथ का मास होता है। अब इसी को आगे बोले तो हम लोग बोलते हैं इसको लीनियर मास डेंसिटी भी कह सकते हैं, या इसको लीनियर डेंसिटी भी कह सकते हैं। बच्चों लीनियर डेंसिटी बोलते हैं, देखो डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। पर बेसिकली ये मास पर यूनिट लेंथ है ना, तो ये मास अपॉन लेंथ का रेशियो है। म्यू अगर मैं बोलूं तो म्यू का मतलब होता है टोटल मास ऑफ वायर अपॉन टोटल लेंथ ऑफ वायर का रेशियो होता है। ऊपर मास केजी और नीचे मास लेंथ मीटर, तो केजी पर मीटर इसकी यूनिट होती है, या इसको ग्राम पर सेंटीमीटर भी इसको बोलते हैं। तो मास अपॉन लेंथ का रेशियो है। ये बहुत छोटा वैल्यू होता है म्यू, ग्राम में 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम होता है, और बहुत छोटा होता है, तो इसलिए इसको कभी कभी स्मॉल एम से भी लिख देते हैं। कंफ्यूज मत होना, स्मॉल एम से भी अगर लिखे तो वो भी म्यू ही होता है, वहां पर म्यू लिखा हुआ होता है। तो म्यू को कभी रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल एम से भी लिख देते हैं। तो ये म्यू यहाँ पर मास अपॉन लेंथ का रेशियो होता है। अब इसको लीनियर डेंसिटी बोल सकते हैं। देखो डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं डेंसिटी डेंसिटी बोलता हूं तो मास अपॉन वॉल्यूम बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर बोलता है लीनियर मास डेंसिटी है, इसका मतलब ये मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम नहीं है, बेसिकली मास अपॉन लेंथ है।
तो ये भी ध्यान रखिए, मास अपॉन लेंथ अगर है तो वो लीनियर डेंसिटी कहलाता है, लीनियर मास डेंसिटी कहलाता है। तो कभी कभी इस वर्ड को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, लीनियर मास डेंसिटी या लीनियर डेंसिटी। जब भी डेंसिटी वर्ड के आगे लीनियर वर्ड आ जाए तो समझ जाना ये मास अपॉन वॉल्यूम नहीं है, मास अपॉन लेंथ है, दैट इज कॉल्ड एज म्यू है। तो फॉर्मूला हुआ अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ध्यान से देखो, ये वेव का स्पीड यहाँ पर टेंशन पे डिपेंड करता है बेसिकली। टी जितना ज्यादा होगा उतना वेव का स्पीड ज्यादा होगा, टेंशन जीरो तो वेव का स्पीड जीरो होगा। ये टेंशन फोर्स जो है ये स्पीड का डिसाइडिंग फैक्टर होता है बेसिकली। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, देखो वायर को स्टडी करें तो वायर ऐसा होता है दिखने बच्चों। ये वायर है सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है। मान लेते इस वायर का लेंथ यहाँ पर एल है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो ए है और ये है पाई आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस है। अब देखो यहाँ पर ये ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर और इसकी लेंथ एल है और हम बोलते हैं ये रो इसका डेंसिटी है। अब बच्चों रो डेंसिटी बोल रहा हूँ, ये उसका मटेरियल डेंसिटी बोला जाता है या इसको बोलते हैं ये उसका वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम वाला डेंसिटी है ये। तो ध्यान रखें, रो जो लिख रहे हैं ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी है। तो अगर मैं इसके म्यू को डिफाइन करूं तो बोल सकता हूं मास अपॉन लेंथ का रेशियो होता है और मास को मैं बोलूंगा तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वायर अपॉन लेंथ। बेटा वॉल्यूम अगर वायर का लिखे तो कितना होगा, बोले वॉल्यूम होगा एरिया इनटू लेंथ। सिलेंड्रिकल शेप है तो उसका एरिया इनटू लेंथ इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, और डेंसिटी इसका कौन है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी और अपॉन लेंथ। एल से एल कैंसिल होगा तो ये फॉर्मूला बनेगा ए रो। तो ये ध्यान रखिए, म्यू को मैं ए इंटू रो भी बोल सकता हूं। यस म्यू, भाई डेरिवेशन जब करते हैं तो म्यू आता है, लेकिन अगर मैं म्यू को वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी के फॉर्म में लिखूं तो ये म्यू इक्वल्स टू ए रो होता है। आप सोचो, ए कौन है क्रॉस सेक्शन एरिया और रो कौन है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, इसको बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन एरिया इनटू लेंथ। एरिया से एरिया कैंसिल तो मास अपॉन लेंथ बेसिकली म्यू है। तो जब सोल्व करते हैं तो म्यू आता है फॉर्मूले में रिजल्ट में, लेकिन इस म्यू को डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी फॉर्म में लिखे इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ये पाई आर स्क्वायर रो भी लिखा जा सकता है और इसीलिए वीटी का रिजल्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। वीटी इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू भी होता है या अंडर रूट टी अपॉन ए रो भी होता है या इसको बोलते हैं अंडर रूट टी अपॉन पाई आर स्क्वायर रो भी होता है। आप सब जानते हैं, एक यहाँ पर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, टी टेंशन है, म्यू लीनियर मास डेंसिटी है, आर रेडियस ऑफ वायर होता है और रो डेंसिटी ऑफ वायर। ये वायर का डेंसिटी कौन सा है, मटेरियल डेंसिटी है या इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ वायर। तो इस रिजल्ट को हम अगर देख कांस्टेंट कर दिया जाए, टेंशन अगर वायर में कांस्टेंट कर दिया जाए तो वीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट म्यू है। इसका मतलब जिस वायर का म्यू ज्यादा होगा उसमें वेव का स्पीड कम होगा। म्यू कौन था बेटा, लीनियर मास डेंसिटी। अब इसको मैं वर्ड्स में समझाऊं तो देखो कैसे समझाऊं। मैं मान लेता हूं मेरे पास दो वायर है, एक होलो वायर है और एक सॉलिड वायर है। दोनों वायर बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही मटेरियल के, लेकिन एक होलो है एक सॉलिड है। बताओ जो वायर होलो होगा उसका मास कम होगा और मास अगर कम तो उसका म्यू भी कम होगा, म्यू कम तो उसमें स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो याद रखें, दो वायर यहाँ पर एक जैसे दे दे, होलो और सॉलिड, तो बताओ किसमें वेव की स्पीड ज्यादा होगी, बोले सॉलिड में वेव का स्पीड कम होगा, होलो में ज्यादा होगा। तो आपसे पूछते हैं बताओ गिटार का वायर कैसा प्रीफर करना चाहिए, होलो की सॉलिड, बोले होलो प्रेफर करना चाहिए। वो होलो होगा तो उसका म्यू कम, तो उसका वेव का तेज वेव चलेगी, फास्ट चलेगी, तो वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो फिर आगे चले तो बोले हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉर्मूले को देखकर ऐसा बोल सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। बच्चों यहाँ पर V और R में रिलेशन देखें तो कितना होगा, बोले V R में रिलेशन ऐसा होगा, R स्क्वायर में, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। इसका मतलब जिस वायर का रेडियस ज्यादा होगा उसमें वेव का स्पीड कम होगा। मैं आपको बोलूं दो वायर मेरे पास बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही मटेरियल के हैं, एक ही डेंसिटी के, बस फर्क इतना सा पतला वायर एक मोटा वायर। दो वायर है हमारे पास एक जैसे हैं, एक होलो है, दो होलो होलो है तो होलो होलो है, सॉलिड है तो सॉलिड ही है, लेकिन रेडियस अलग अलग है, एक रेडियस कम एक रेडियस ज्यादा। तो बताओ जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका मास भी ज्यादा होगा भी चलेगा, और जब मास ज्यादा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, मास ज्यादा होगा तो उसमें स्पीड क्या होगी, कम। ध्यान रखिए, बताओ वायर कैसा प्रेफर करते हैं, पतला वायर, थिन वायर प्रेफर करते हैं। तो बताइए गिटार वायर कैसा होना चाहिए, होलो एंड थिन, होलो भी होना चाहिए थिन भी होना चाहिए, तो वेव की स्पीड क्या होगी, बोलो बच्चों से की बात हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन लेते हैं, एक डायग्राम आपको दे रखा है, इस डायग्राम में आपसे बोला गया कि एक स्ट्रिंग है जिसका मास कितना है 4.5 ग्राम। आपको पता है यहाँ स्ट्रिंग कहाँ कहाँ है, बोलिए स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक जा रही, पुली तो होगी बॉडी से कनेक्टेड है, तो इस पूरी स्ट्रिंग का मास आपको दे रखा है 4.5 ग्राम। फाइंड टाइम टेकन बाय ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड एट फ्लोर टू रीच द पुली। अगर फ्लोर पर एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है और ये वेव ऊपर जाती है तो यहां से इसको पुली तक जाना है, तो पुली तक जाने में इसको टाइम कितना लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है।
बच्चों वेव को यहां से पुली तक जाना है, यहां से पुली तक जाना, तो उसको टाइम कितना लग रहा है ये पूछना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें दिखना चाहिए और स्पीड हमें निकालना है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर रेखियो बना ले तो क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब आप बताओ वेव यहां से और यहां तक जाएगी तो डिस्टेंस कितना चलेगी, बोले डिस्टेंस चलेगी 2 मीटर। बच्चों डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना है, यहां से यहां तक का लेंथ मैं 2 मीटर बोल रहा हूँ, बेसिकली ये यहां से यहां तक नहीं है, ये यहां से यहां तक, उसके बाद ये स्ट्रिंग यहां से यहां तक घूम रही ना, तो इसका मतलब ये पूरी लेंथ है यहाँ से, यानी पुली तक जा रहा है, इसका मतलब ये लेंथ कितनी होगी, 2 मीटर। तो जाना कितना उसको, 2 मीटर, और स्पीड निकालना है। तो देखो स्पीड निकालने के लिए दो बातें हमें पता करनी है, तो टेंशन पता करनी वायर में और एक वायर का व्यू पता करना। तो स्टडी करें, इस डायग्राम को देखकर हम बोल सकते हैं, बताओ वायर में टेंशन कितना है। बोले वायर में टेंशन अगर देखा जाए तो वायर में टेंशन 2G होता है, 2G का मतलब 2 न्यूटन, मतलब 20 न्यूटन हो जाता है। देखो ना, 2 किलोग्राम की बॉडी है तो टेंशन कितना, 20। फिर बोलते हैं बताओ वायर का म्यू कितना है, बोले वायर का म्यू हो लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं इसको, और ये मास अपॉन लेंथ का रेशियो होता है। बताओ वायर का टोटल मास कितना, 4.5 ग्राम। ग्राम का मतलब होता है 10⁻³ kg। और आप जहां पर लेंथ की बात करो तो लेंथ कितना, वायर का पूरा लेंथ आएगा, ध्यान रखना है, पूरे वायर का मास है, पूरी स्ट्रिंग का मास है, पूरी स्ट्रिंग का लेंथ आएगा। तो ये लेंथ कितना, 2 मीटर, और ये लेंथ इधर कितनी, 25 सेंटीमीटर, इसको बोलेंगे 2 मीटर, और ये होगा 0.25 मीटर। सम कर लो तो बताओ कितना आएगा, 4.5 इंटू 10⁻³ यहाँ पर -3 अपॉन 2.25 मीटर होगा। सॉल्व कर दो कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻³ यहाँ पर -3 kg पर मीटर होगा। बच्चों इस क्वेश्चन में अगर देखें तो म्यू का वैल्यू इतना होगा। अब म्यू मेरे पास आ गया, टेंशन मेरे पास आ गया, तो वेव का स्पीड निकालना है। बच्चों वेव का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बोले हमने अभी हाल पढ़ा कि बीटी का वैल्यू होता है √T/। सॉल्व करेंगे तो √T टेंशन कितना हो जाएगा, बोले 20, और म्यू का वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू 10⁻³ सोल्व कर लो तो ये आएगा 100 मीटर पर सेकंड। यस, इस वेव को यहां से वहां तक जाना है, तो यहां पर इस वेव का स्पीड कितना होगा, 100। अब आपको तो टेंशन कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट और स्पीड भी कांस्टेंट है, और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो टाइम का फॉर्मूला कितना होगा, बोले टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना जाना, 2 मीटर, स्पीड कितना 100, तो बताओ टाइम का वैल्यू कितना होगा, 0.02 सेकंड होगा। तो इस वेव को बॉटम से टॉप तक जाना है तो टाइम कितना लगेगा, 0.02 सेकंड। अब देखो यहां पर बात को समझना, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आप लोग, डाउट इसमें भी डाउट आ रहा है, आदित्य तोमर 2 + 0.25 क्यों किया, बेटा आप सोचो इस वायर का मास 4.5 ग्राम है, वायर का मास, स्ट्रिंग का मास 4.5 ग्राम है, तो वायर तो ये भी है और ये भी है ना, तो पूरे वायर का मास दे रखा है, तो पूरे वायर का मास 4.5 ग्राम है, तो पूरे वायर की लेंथ कितनी, 2.25। तो यहां पर इसलिए ऐड किया, तो ये आया आपके पास। अब ये कांस्टेंट, टेंशन कांस्टेंट, देखो टेंशन यहां पर 2 किलोग्राम की बॉडी ये टेंशन दे रही है, ये कांस्टेंट, तो वेव का स्पीड ऐसा होगा और टाइम ऐसा होगा। बस यहां पर एक डाउट आता है कि ये जो वायर यहाँ पर मास वाला है, तो यहाँ पर टेंशन भी वेरी करनी चाहिए। देखो वायर में मास है ना, और मास अगर है तो टेंशन वेरी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं टेंशन यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। वो इसलिए मान रहे हैं कि बेटा वायर का मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। देखो ना वायर का मास कितना, पूरे वायर का मास 4.5 ग्राम है। अब ये 4.5 ग्राम ऐसा मास है जो इस बॉडी के 2000 ग्राम के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, और इसीलिए टेंशन के करस्पॉन्डिंग वायर को हम मासलेस मान लेते हैं, ताकि हर पॉइंट पे टेंशन सेम आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है, तो यहां ध्यान रखें, वायर का मास यहां पर क्या हो गया, वायर का मास तो कैसा हो गया है ना, पूरे वायर का मास से बहुत कम है, इसलिए टेंशन के हिसाब से अगर बात करें तो वायर का मास नेग्लिजिबल। तो वायर में टेंशन कांस्टेंट है, इसलिए वेव का स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए टाइम का फॉर्मूला ऐसा होगा। लेकिन ध्यान रखें, कभी कभी हो सकता है वायर का मास भी बदल जाए, तो वायर में टेंशन भी बदल सकती है, और वायर में जब टेंशन बदलती है तो वेव का स्पीड बदल जाता है। तो फिर उस क्वेश्चन में हम देखो कैसे करते कैसे है। तो देखो एक क्वेश्चन और लेता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके मॉडल में भी दे रखा है क्वेश्चन, आईआईटी रुड़की का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारे लिए मेडिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड है। एज ए रिजल्ट यहां पर हम इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। मैं आपको समझाता हूं, इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, एक वायर यहां पर है जिसका लेंथ आपको 2.45 मीटर दिया है, और उसका मास 0.1 किलोग्राम है, और ये एक सीलिंग से कनेक्टेड है, लटका हुआ है। इसका मास 0.1 है और इसकी लेंथ आपको दे रखी है, और ये रिजिड सपोर्ट से सीलिंग से सस्पेंडेड है। अब आप बताओ इससे सस्पेंडेड है, फिर आपसे बोला फाइंड स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द रोप एट ए 0.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड। इसके लोअर एंड से 0.5 मीटर ऊपर वेव का स्पीड यहां पर btx कितना होगा, इस पोजीशन पर स्पीड वेव का कितना होगा, ये आपसे पूछा है।
और दूसरा आपसे पूछा है कि इस वेव को बॉटम से टॉप तक जाना है, टॉप तक जाना है, पूरी लेंथ ट्रेवल करनी है, तो उसको जाने में टाइम कितना लगेगा? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप ये बताइए, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो वायर सस्पेंडेड है वर्टिकली, डिजिट सपोज, बोलो बेटा। अब जब ये वायर ऊपर से सस्पेंडेड है तो बताओ इसमें वायर में कोई टेंशन है क्या? बोले यस, वायर में टेंशन है। बोले कहां से? बोले ये वायर में टेंशन है। और टेंशन कहां से है? बोले टेंशन यहाँ पर अपने खुद के वेट की वजह से इसमें टेंशन है। वायर का 0.1 मास किलोग्राम यहाँ पर दे रखा है, 0.1 केजी, और ये मास यूनिफॉर्म वायर है, इसका मतलब ये मास यूनिफॉर्म इसमें डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये वायर जो यहाँ पर है ना, इस वायर में खुद के वेट की वजह से टेंशन है, और ये टेंशन जो है वो टेंशन वेरिएबल भी है, हर पॉइंट पर टेंशन वेरी करती है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर देखें तो देखो, हैंगिंग अरेंजमेंट आप पढ़ते भी, हैंगिंग अरेंजमेंट में किसी भी पॉइंट पर अगर टेंशन देखना चाहते हैं तो जिस पॉइंट पर टेंशन देखते हैं ना, उससे नीचे यहां पर कितना वेट होता है, नीचे कितना वेट होता है, उसकी वजह से वहां पर टेंशन। हम ध्यान रखेंगे हैंगिंग अरेंजमेंट में जब टेंशन की बात करते हैं तो नीचे वाला जो वेट होता है ना, नीचे वाला पार्ट जो होता है, उसकी वजह से जो वेट उस पर आता है, वो वेट ही वहां टेंशन क्रिएट करता है। तो जैसे जैसे इस वायर में मैं ऊपर बढ़ता जाऊंगा, वैसे वैसे नीचे वाला पार्ट का वेट बढ़ता जाएगा, मतलब टेंशन बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पर टेंशन वेरिएबल है, और जब टेंशन वेरिएबल है तो वेव का स्पीड भी वेरिएबल है। बस ये बात है कि यहाँ यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म रोप है, तो टेंशन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जा रहा है, और जब यूनिफॉर्म रेट से टेंशन बढ़ेगा तो स्पीड भी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती जाती है। कोई बता सकता है वायर के बॉटम पर टेंशन कितना होगा? बोले वायर के बॉटम पर अगर टेंशन की बात करें तो वायर के बॉटम पर टेंशन 0 होगा, क्योंकि इसके नीचे कोई मास नहीं। हम जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जाएगी, फिर नीचे वाला मास बढ़ता जाएगा। कोई बता सकता है टॉप पर टेंशन कितना होगा? बोले वायर के टॉप पर अगर देखा जाए तो टेंशन यहाँ पर मैक्सिमम होगा, और कितना होगा? कैपिटल एम जी होगा। यानी इसमें टेंशन 0 से कैपिटल एम जी तक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती जा रही है। तो फिर आपसे बोला जा रहा है कि यहां पर वेव का स्पीड कितना होगा, तो स्टडी करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर हमें यहां पर वेव का स्पीड निकालना है, हमें पूछा है कि वायर के बॉटम से 0.5 मीटर डिस्टेंस पर वेव का स्पीड कितना होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन में डेटा दे रखे हैं, मैं एक मोमेंट के लिए थोड़ा सा डिस्कस करूं पॉइंट को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसको जनरलाइज कर लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि पूरी पूरी जो वायर है उसकी लेंथ कैपिटल एल है, पूरे वायर का जो मास मैं मान लेता हूं वो कैपिटल एम है। तो बताइए, ओके, मैंने इस क्वेश्चन को जनरलाइज कर दिया, मान लेता हूं उसकी लेंथ एम एल है और मास इसका कितना कैपिटल एम, तो एम अपॉन एल इसका म्यू होगा। तो कोई बता सकता है, आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 0.5 है ना, इससे एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर वेव का स्पीड कितना होगा। तो यहाँ पर जो स्पीड होगा, यहाँ पर टेंशन क्रिएट कितना होगा वो देखते हैं पहले, टेंशन कितना होगा। तो मैं बोलता हूँ लोअर एंड से एक्स डिस्टेंस पर टेंशन की बात कर रहे हैं, टी एक्स कितना होगा। तो लोअर एंड से एक्स डिस्टेंस पर टेंशन की बात करें तो टेंशन यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ पर जो भी टेंशन होगा वो नीचे वाले वेट की वजह से होगा। अब नीचे वाले का वेट कितना होगा? बोले यार इसकी लेंथ कितनी है, एम अपॉन एल, ये तो यूनिट लेंथ का मास, और इसकी लेंथ कितनी है, एक्स, तो एम अपॉन एल इंटू एक्स का मास कितना होगा, इतना, और इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, एम जी। ये टेंशन यहाँ पर होगा। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? लोअर एंड से एक्स डिस्टेंस पर, लोअर एंड से एक्स डिस्टेंस पर टेंशन कितना होगा? बोले टेंशन जो होगा ना वो होगा एम अपॉन एल इंटू एक्स। टेंशन आ गया, म्यू आ गया, तो हम वेव का स्पीड डिस्कस कर सकते हैं। बताओ वेव का स्पीड यहाँ पर कितना होगा? बोले वीटीएक्स की अगर मैं बात करूं तो एक्स पोजीशन वेलोसिटी की वैल्यू होगी अंडर रूट टी एक्स अपॉन म्यू। सॉल्व करेंगे बेटा तो ये होगा अंडर रूट टी, टी कितना, कैपिटल एम अपॉन एल इंटू एक्स जी अपॉन यहाँ पर कितना होगा, कैपिटल एम अपॉन एल होगा। सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स जी होगी। बच्चों वायर के लोअर एंड से एक्स डिस्टेंस पर वेव का स्पीड अगर मैं डिस्कस करूं तो स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, रूट एक्स जी होता है। हम वर्बली ध्यान रखेंगे आज कि अगर कोई वायर यहां पर है, यूनिफॉर्म वायर है, रिजिड सपोज सस्पेंडेड है वर्टिकली डाउनवर्ड, उसके लोअर एंड से एक्स डिस्टेंस पर वेव का स्पीड जो होता है वो अंडर रूट एक्स जी होता है। एक्स कौन है? लोअर एंड से डिस्टेंस होती है, और जी कौन है? ग्रेविटी एक्सीलरेशन है। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेव का स्पीड बढ़ता जाएगा। एक्स अगर कम है तो वेव की स्पीड भी कम होगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि यहां पर लोअर एंड से 0.5 मीटर डिस्टेंस पर वेव का स्पीड कितना होगा। तो अगर मैं यहां पर बोलूं क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखूं तो वीटी हमें एक्स चाहिए, और वो कब चाहिए, 0.5 पर। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एक्स मतलब 0.5 इंटू जी, जी का मतलब हो गया 10 या 9 पर जो भी है, सॉल्व कर लेंगे रूट 5 होगा। रूट 5 का मतलब हम समझेंगे 2.23 मीटर पर सेकंड का स्पीड होगा। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ इस क्वेश्चन के अंदर वेव बॉटम पर है ना, वेव की स्पीड बॉटम पर कितनी होगी? बोले यार बॉटम पर अगर देखें तो एक्स का वैल्यू कितना, 0, तो स्पीड 0 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं बताइए टॉप पर स्पीड कितनी होगी? बोले यार टॉप पर स्पीड की बात करें तो टॉप पर स्पीड, टॉप पर कितना, एक्स का वैल्यू एल, तो ये होगा यहाँ पर रूट एल जी, रेल जी होगा।
तो मैं आपको वही समझा रहा हूं, स्पीड वेरिएबल है, स्पीड एक्स का फंक्शन है और एक्स को लोअर एंड से डिस्टेंस होती है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी। बॉटम पर 0 तो टॉप पर कितना होगा रूट एल जी, क्योंकि एक्स का वैल्यू कैपिटल है। अब एक बात और पूछी उसने यहाँ पर, इसको टाइम, इस बॉटम है ना वेव को बॉटम से टॉप तक जाना तो टाइम कितना लगेगा। तो बताओ टाइम निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या बताओ लगा सकते हैं क्या बच्चों? बताइए वेव का स्पीड है ना, टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड? बोले नो नहीं लगा सकते। कौन बोल रहा है यस? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि स्पीड यहां पर वेरिएबल है, हर पोजीशन पे स्पीड बदल रही है, ऊपर जाता टाइम स्पीड बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं तो टाइम का फॉर्मूला ये एप्लीकेबल नहीं। यहां हमें टाइम निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें या तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कैलकुलस मेथड यूज करना पड़ेगा, या फिर हमें पता कि ये वायर यूनिफॉर्म है, इसका स्पीड यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती जा रही है, तो हम यहां पर पूरे इंटरवल में भी एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो छोटा मेथड यूज करें तो हम यहाँ एवरेज स्पीड की बात कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? ये फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा, हमें यहाँ पर पूरे इंटरवल में भी एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्पीड वेरिएबल है, या तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या फिर हमें बोलना पड़ेगा एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब वे एवरेज स्पीड क्या होती है? बोले वीटी एवरेज निकालने, वो क्या होता है? बोले इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है। बोले वेलोसिटी बॉटम है ना, यहां पर वेलोसिटी बॉटम की बात करें और प्लस यहां पर वेलोसिटी टॉप और अपॉन 2 कर देते। हमने पूरे इंटरवल में वी एवरेज निकाल लिया, तो वी इनिशियल प्लस वी फाइनल अपॉन 2 होता है। सोल्व किया तो बताओ ये कितना होगा? 0 और ये होगा रूट एल जी और अपॉन क्या बनेगा 2। अल्टीमेटली यहां पर वेव की स्पीड कितनी बनी? अंडर रूट एल जी बाई 2 बना, ये एवरेज स्पीड आ गया। अब ये वीटी जो एवरेज आया ना मेरे पास, ये पूरे इंटरवल में क्या हो गया? एक कांस्टेंट स्पीड हो गया। अब ये अगर स्पीड कांस्टेंट तो बताओ मैं टाइम निकाल सकता हूं। अब टाइम की फॉर्मूला क्या होगा? बोला टाइम का होगा डिस्टेंस अपॉन वीटी एवरेज, और वीटी एवरेज सोल्व करना चाहूं तो बताओ कितना आएगा? बोले ये होगा एल और ये हो जाएगा वीटी एवरेज। वीटी एवरेज का वैल्यू होता है अंडर रूट एल जी बाई यहाँ पर 2 होगा, 2 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा बेटा 2 अंडर रूट एल बाई जी होता है। तो एक रिजल्ट है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगर वेव को बॉटम से टॉप तक जाना है तो उसको जाने में टाइम कितना लगेगा? 2 अंडर रूट एल बाई जी होगा, 2 अंडर रूट एल बाई जी। व्यू को बॉटम से टॉप तक जाना है तो टाइम यहां पर ऐसा, हम यहां पर ये डिस्टेंस और स्पीड नहीं लगा सकते क्योंकि स्पीड वेरिएबल है। तो फिर हमने क्या करा? पूरे इंटरवल में वी एवरेज कर लिया, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 करते हैं, तो वीटी एवरेज कितना होता है? अंडर रूट एल जी बाई 2। हमने ऐसा कर लिया। यहां पर इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं और यहां पर अगर देखें तो इससे भी कर सकते हैं। ये एवरेज में थोड़ा आसान है इसलिए मुझे पहले ये कर लेते हैं, मतलब ये कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 अंडर रूट एल बाई जी होता है। अब देखो 2 अंडर एल बाई जी, हमारे पास टाइम आ गया, तो हम इस क्वेश्चन में टाइम निकालें। बताओ इस क्वेश्चन में व्यू को जाना कितना था, टोटल लेंथ कितनी थी, टाइम निकालें इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो टोटल लेंथ यहाँ पर 2.45 मीटर दिया था और जी का वैल्यू यहाँ पर 9.8 है। सॉल्व करो बेटा तो ये आएगा 2 और इंटू यहाँ पर होगा 1/4, 1/4 का वैल्यू कितना हुआ 2, तो ये होगा 1 सेकंड हो जाता है। यानी इस वेव को बॉटम से टॉप तक जाना तो टाइम कितना लगेगा? 1 सेकंड। एक तरीका है। अब ध्यान रखें इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 जो हमने किया ना, ये तभी कर पाएंगे ऐसा एवरेज कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो हम ध्यान रखें यहाँ पर व्यू बॉटम से टॉप पर जा रही है तो उसका स्पीड एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जा रहा है, और जब यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जा रहा है तो उसका स्पीड यूनिफॉर्म रेट से बढ़ने का मतलब उस वेव की स्पीड, मतलब उस वेव का जो एक्सेलरेशन है वो एक कांस्टेंट है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर वेव की जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन भी यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेव का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा? कोई बता सकता है एक्सेलरेशन कितना होगा? बोले यहाँ पर एक्सप्रेशन की अगर बात करूं तो वेव का एक्सप्रेशन आपको पता है स्पीड यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती जा रही है, वेरिएबल है और स्पीड यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब उसके बढ़ने की जो रेट है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट जो आता है ना वो कितना होता है? जी बाई 2 आता है। आप कर सकते हैं, आपको पता है वेलोसिटी यहाँ एक्स का फंक्शन है, और जब वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है तो मैं बोल सकता हूँ बी डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए। तो इसको बोल सकते हैं यहाँ पर बी डीवी बाई डी एक्स। बच्चों डिफरेंशिएशन करते हैं और v का वैल्यू हमें पता है रूट एक्स जी, ये हो गया रूट एक्स जी, और इसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जी, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा और ये कितना होगा? जी बाई 2 होगा, और ये कांस्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये ध्यान रखिए, अगर ये वेव का एक्शन अगर मैं देखूं तो ये एक्सेलरेशन कितना होगा? जी बाई 2 होता है। बच्चों यहाँ पर जी बाई 2 यूज कर रहे हैं, जी बाई 2 यहाँ पर कौन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर मोशन की इक्वेशन भी लगा सकते हैं और पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
अरे हमें मोशन की इक्वेशन कब लगानी होती है, बोले जब एक्सलेशन कांस्टेंट था, और वो कांस्टेंट कितना g/2, हमें याद रखना व्यू बॉटम से टॉप पे जाएगा, उसका स्पीड यहाँ पर यूनिफॉर्म जैसे बढ़ता जा रहा है तो उसका एक्सलेशन कांस्टेंट है, और जब एक्सलेशन कांस्टेंट है तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, g/2 यूज करते हैं। तो g/2 कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और ये कांस्टेंट है, तो फिर मोशन की इक्वेशन को यूज करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मोशन की इक्वेशन से भी सोल्व हो सकता है। सुनीता कसान बोल रही है एक्सप्रेशन वेरिएबल हो तो, अरे बेटा एक्सप्रेशन वेरिएबल तो फिर इंटीग्रेशन करना है, मेथड फिर टिपिकल हो जाता है, वो फिर नहीं होगा हमसे, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, उसमें अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कैलकुलस मेथड यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह की बात यहां पर होती है। सर वेव जाने के बाद रुक जाएगी, रुक नहीं जाएगी, जाएगी टकरा के लौट के वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये आप आगे पढ़ेंगे, स्टेशनरी व्यू में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह की बातें में थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो पहले वाले क्वेश्चन में टेंशन कांस्टेंट था तो वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस ऑन स्पीड लगाया था। यहाँ पर टेंशन वेरिएबल है, स्पीड वेरिएबल है, या तो हमें कैलकुलस मेथड करना पड़ेगा या फिर हमें बी एवरेज करना पड़ता है। निशांत कुमार क्या बोल रहे हैं, v2 इक्वल्स टू t/u, क्या होता है ये फॉर्मूला टू फाइंड v? बेटा डिस्टेंस ऑन स्पीड ये नहीं कर सकते हम इसमें, यहाँ पर स्पीड वेरिएबल है इसलिए ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करना आप लोग, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 साल पहले, और आईआईटी एडवांस का उससे पहले 10 साल पहले आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन, आपके रेस का क्वेश्चन है, पढ़िए और ध्यान से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक यूनिफॉर्म रोप है जिसकी लेंथ एल है, उसका मास m1 है, और हैंग वर्टिकली फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। मैं डायग्राम बना लेता हूं, मान लीजिए रोप यहां पर है, उसकी जो लेंथ है और वो यहां पर कितनी है आपको दे रखी है l, और इसका मास कितना है m1 है। उसके बाद आपसे बोला गया कि यहाँ पर इस रोप के फ्री एंड पर हमने क्या करा, एक मास को अटैच कर रखा है, बोलिए मान लीजिए मास यहाँ पर m2 है, ये भी हमने अटैच कर रखा है। फिर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ λ1 इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड ऑफ द रोप, रोप के लोअर एंड पे एक ट्रांसवर्स जनरेट होती है, उसका जो वेवलेंथ है लैम्डा बॉटम पर वो कितना है, λ1 है। द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेस द टॉप, जब ये वेव पल्स टॉप पर पहुंचती है तो इसका जो वेवलेंथ होता है लैम्डा टॉप, वो λ2 हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा कि λ1 λ2 पर λ1 का रेशियो कितना होगा, बताइए। पहला बॉटम पर, यहां पर वायर के बॉटम पर वेव का वेवलेंथ कितना, λ1, टॉप पर कितना, λ2। तो यहां पर वेव बॉटम से टॉप पे जा रही है, बॉटम से टॉप पर जा रही है, तो उसका लैम्डा बदल रहा है, इसका मतलब पहले λ1 था, बाद में λ2 हो गया, बदल रहा है। कि बताओ लैम्डा बदलना चाहिए क्या? सब लोग बताइए, क्या लैम्डा इसका बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? वेव बॉटम से टॉप पे जा रही है, लैम्डा बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? यस बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए? बोले इसलिए बदलना चाहिए कि जब वेव बॉटम से टॉप पे जा रही है ना बेटा, तो जब वेव ऊपर ट्रेवल करती है तो उसका स्पीड बदलता जाता है, स्पीड बढ़ता जाता है, और जब स्पीड बढ़ता है तो उसका चेंज सीधा लैम्डा में आता है, वेव का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। बॉस यहां पर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो वेव के दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो देखो ये, हम जानते हैं कि वीटी इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर्मूला वीटी इक्वल्स टू एन लैम्डा, और हमें पता कि यहाँ एन कांस्टेंट है बेटा, एन बदलता नहीं है। एक बार कब जब वेव एक बार जब वेव प्रोड्यूस हो जाती है तो उस वेव का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाता है, फिर वो एक मीडियम में रहे चाहे दूसरे मीडियम में जाए, वो वेव का फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता। तो वेव यहाँ पर अगर जनरेट होगी बॉटम पर, ये टॉप पर जा रही, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, और जब ये नहीं होगा तो वीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, लैम्डा होगा। पहला तो कॉन्सेप्ट ये। अब दूसरा हम बोलते हैं कि v यहाँ पर बदल रहा है, तो v का एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा, v t इक्वल्स टू अंडर रूट t अपॉन म्यू। बोलो v t इक्वल्स टू अंडर रूट t अपॉन म्यू भी होता है, और हमें पता कि इस वायर में ऊपर जाने पर टेंशन बदल रही है, म्यू तो कांस्टेंट है, टेंशन बदल रही है इसलिए स्पीड बदल रहा है, तो हम इसको बोलते हैं v t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t भी होता है। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। पहला इंफॉर्मेशन है वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दूसरा है वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, और इसलिए बोलते हैं दोनों को मिला दो तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है। v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा भी और v प्रोपोर्शनल टू रूट टी भी, इसका मतलब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू रूट टी भी है, और इसलिए इसको बोलूं तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं लैम्डा बॉटम, सॉरी लैम्डा टॉप अपॉन लैम्डा बॉटम, ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा? तो यहां टेंशन आएगा टॉप और टेंशन बॉटम। सॉल्व करो, देखो ध्यान से, लैम्डा बॉटम की अगर बात करें, लैम्डा टॉप पर देखो, लैम्डा टॉप कौन था, L2, और ये कितना होगा L1, और यहाँ पर रेशियो बनाएंगे तो टेंशन टॉप पर कितना होगा, यहाँ टेंशन कितना होगा, बोले दोनों मास की वजह से टेंशन होगा, तो क्या लिखेंगे m1
प्लस यहां पर होगा m2 इंटू जी होगा, और नीचे लैम्डा 1 अगर देखे तो टेंशन बॉटम पर, वायर के बॉटम पर टेंशन कितना आ रहा है, वायर के बॉटम पर टेंशन m2g होगा। तो बताइए रेशियो क्या बना, बोले रेशियो बनेगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू अंडर रूट, यहां पर बनेगा m1 प्लस m2 अपॉन m यहां पर 2 होगा। बच्चों बाई m2 आएगा, ध्यान रखना m1 प्लस m2 अपॉन m2 आएगा, क्योंकि बॉटम पर अगर देखें तो नीचे मास कितना m2, तो नीचे टेंशन कितना हुआ m2। तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बस इसमें है कि वेव बॉटम पे टॉप जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, इसलिए लैम्डा चेंज होगी। और वेलोसिटी क्यों चेंज होगी, क्योंकि यहां पर इस टेंशन चेंज हो रही है, बॉटम पर टेंशन अलग है, टॉप पर टेंशन ज्यादा है, तो स्पीड बदल रही है, इसलिए लैम्डा बदलेगा। यू कहां गया, यू कौन है, अरे म्यू, बेटा म्यू तो कांस्टेंट है ना वायर का, म्यू यहां से यहां तक वेव जब जाएगी तो वायर का पूरा म्यू कांस्टेंट होता है, और जब म्यू कांस्टेंट तो वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। विशाल गुप्ता म्यू कांस्टेंट है, वायर का म्यू बदलता नहीं, तो टेंशन बदलता है, यहां से यहां तक वेव जब जा रही है ऊपर वायर में तो म्यू बदला गया, नहीं बदला। सर वायर के बॉटम पर कितना वेलोसिटी है, बेटा वायर के बॉटम पर वेव का वेलोसिटी जो होगा वो मास m2 डिसाइड करेगा, तो अंडर है ना अंडर रूट m2g बाई म्यू हो जाएगा। भाई यहाँ टेंशन कितना m2g ना टेंशन, तो अंडर रूट m2g बाई म्यू हो जाएगा। बोलो कोई डाउट आ रहा है किसी को, बोलो। तो इस तरह की बातें यहां पर होती हैं, ये बीटी हमने पढ़ा है। थोड़ा सा आगे चले हम लोग, तो एक पॉइंट और समझता हूं मैं। बताइए सब लोग हम कौन सी वेव की स्पीड पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड पढ़ रहे हैं बच्चों। यू हम कब पढ़, देखो यहां पर ट्रांसफर वेव की स्पीड पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रांसफर वेव की स्पीड पढ़ रहे हैं। कौन से मीडियम में वेव चलती है ये, कौन से मीडियम में चलती है, सॉलिड मीडियम में चलती है। लेकिन आपको पता सॉलिड मीडियम में एक वेव और चलती है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, पढ़ा था मैंने। और जब एक ही सॉलिड में लॉन्गी और ट्रांस दोनों वेव ट्रेवल करती है तो दोनों की स्पीड में डिफरेंस होता है, लॉन्गी की स्पीड ज्यादा होती है और ट्रांस की स्पीड कम होती है, समझाया था मैंने। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव दोनों वायर में जनरेट हो सकती है बच्चों। ये ट्रांसवर्स योग पढ़ रहे हो, ट्रांसवर्स सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करती है, और सॉलिड में अगर देखें तो ट्रांसवर्स के साथ साथ लॉन्गी भी जन्म ले सकती है, लॉन्गी भी ट्रेवल कर सकती है। जब लॉन्गी रोल चलती है तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, दोनों की स्पीड डिफरेंस होता है, लॉन्गी के स्पीड ज्यादा, ट्रांस की स्पीड कम होती है। ये बोला था मैंने, समझाया था। तो आज मैं तो उसको प्रूव करता हूं यहाँ। मैं मान लेता हूं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, एक आयरन रॉड का एग्जाम्पल दिया था, मैं उसको ऐसे बीट करता हूं, ऐसे बीट करता हूं, तो वेव का नेचर अलग हो जाता है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मान लेता हूं मेरे पास एक मोटा वायर है, थिक वायर है, सॉलिड वायर है, ऐसा मोटा वायर है जो आयरन रॉड जैसा बिहेव कर रहा है। उस वायर के अंदर दोनों लॉन्गिन ट्रांस दोनों वेव जनरेट हो रही है, लॉन्गिन ट्रांस दोनों वेव बन रही है। तो देखो दोनों की स्पीड को डिस्कस कर रहा हूं। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, देखो ये आर्टिकल जेईई में इसमें 2 बार क्वेश्चन लेकर आया है। मेडिकल में जनरली टीचर्स को नहीं पढ़ाते हैं और आता भी नहीं है क्वेश्चन, लेकिन कभी पूछे तो हमें ध्यान रखना है। जेईई मेंस में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमसे भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। कोई सॉलिड वायर मान लीजिए मेरे पास है, ऐसा वायर है जो आयरन रॉड जैसा बिहेव कर रहा है, उसके अंदर लॉन्गिन ट्रांस दोनों वेव जनरेट हो रही है, तो उनकी स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वीटी, ट्रांसवर्स की स्पीड। क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट टी अपॉन म्यू होता है। अब अंडर रूट टी अपॉन म्यू को मैं बदल कैसा बोल सकता हूं कि अंडर रूट टी अपॉन ए रो, बॉल है, यस बोल सकते हैं, म्यू को ए रो भी बोलते हैं। और अंडर रूट टी अपॉन ए रो, और टी टेंशन है और ए एरिया है, तो फोर्स है, ये टेंशन एक प्रकार का फोर्स होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया को मिलाकर स्ट्रेस बोल सकते थे। फॉर्मूला बन गया अंडर रूट स्ट्रेस अपॉन रो होता है। यस ध्यान से देखो, ये बीटी जो फॉर्मूला बना ये अंडर रूट स्ट्रेस अपॉन रो होता है, और स्ट्रेस सॉलिड मीडियम में है, इसलिए इसको बोलते हैं वाई इंटू स्ट्रेन, अंडर रूट वाई इंटू स्ट्रेन अपॉन रो। ये फॉर्मूला ऐसे भी बन जाता है, पूरा फॉर्मूला इलास्टिसिटी में चला गया। अब ये ऐसा फॉर्मूला है जो अगर इस पर क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर तो हम बना नहीं सकते, थोड़ा सा हमें आइडिया नहीं, अगर पहले से नहीं पढ़ा तो हम बना नहीं सकते। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है, पर हमने इसको बदलकर ऐसा लिखा, इसको ऐसा लिख सकते हैं। बताइए वाई कौन है, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल, सॉलिड मटेरियल है ना। स्ट्रेन उस मीडियम में स्ट्रेन है और रो उस मीडियम की डेंसिटी है। तो फॉर्मूला क्या बना, बीटी इक्वल्स टू बना अंडर रूट बाई अपॉन रो इनटू स्ट्रेन होता है। और हमें पता है, हमें क्या पता है, बोले हमें पता है कि वीएल का वैल्यू अंडर रूट बाई अपॉन रो होता है। पढ़ाना पढ़ने है ना, लॉन्गिट्यूडल वेव का स्पीड कितना होता है, अंडर बाई अपॉन रो। तो इसके बेस पर अगर मैं लिखूं तो अंडर बाई अपॉन रो को वीएल बोल सकता हूं, तो ये फॉर्मूला वीटी इक्वल्स टू वीएल अंडर डिस्टेंस ऐसा भी बन जाता है। बोलो बेटा लक्ष्य मित्तल क्या पूछ रहे हो, पी क्या है, अरे पी नहीं है रो, रो है रो डेंसिटी।
कहने का मतलब यहाँ पर अगर देखें तो VT का वैल्यू अंडर रूट टी अपॉन म्यू है, इसको लिखेंगे अंडर रूट टी अपॉन ए रो है, और रो यहाँ पर कौन है, डेंसिटी ऑफ मीडियम है, इसको लिखेंगे तो अंडर रूट स्ट्रेस अपॉन रो होता है, और इसी को बोलेंगे तो अंडर रूट वाई अपॉन रो इनटू स्ट्रेन होता है, और इसको बदल कर देखें तो VT इक्वल्स टू VL अंडर रूट स्ट्रेन होता है। बच्चों ध्यान रखेंगे VT का वैल्यू यहाँ पर VL अंडर रूट स्ट्रेन होता है। बच्चों VT इक्वल्स टू VL अंडर रूट स्ट्रेन, मतलब ये VT और VL ये रिलेशन आ गया, एक ही सॉलिड मीडियम में अगर लॉन्गिट्यूड ट्रांस दोनों वेव जनरेट हो रही है तो दोनों की स्पीड में रिलेशन है, VT इक्वल्स टू VL अंडर रूट स्ट्रेन होता है। और आप एक बात और ध्यान रखें, स्ट्रेन जो होता है ना, आप समझते हैं चेंज इन पैरामीटर अपॉन ओरिजिनल पैरामीटर का रेशियो होता है। बोलो बेटा, ये स्ट्रेन जो है ये चेंज इन पैरामीटर अपॉन ओरिजिनल पैरामीटर है, और चेंज इन पैरामीटर अपॉन ओरिजिनल पैरामीटर का रेशियो जो स्ट्रेन होता है, और ये वैल्यू हमेशा 1 से बहुत छोटा होता है, और जब इसका वैल्यू लेस देन 1 बहुत छोटा होता है, 1 से भी छोटा होता है, तो ये डेटा अगर छोटा है तो ये इस VL से मल्टीपल होता है, तो VT का वैल्यू छोटा आता है। बच्चों स्ट्रेन का वैल्यू बहुत कम है और स्ट्रेन का वैल्यू बहुत कम है, तो बताओ VT का वैल्यू क्या होगा, बोले VT का वैल्यू और VL का वैल्यू अगर देखें तो VL का वैल्यू ज्यादा होता है, VT का वैल्यू कम होता है। बेटा वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं भाई आशुतोष कुमार, वेलोसिटी टेंशन पे डिपेंड करती है, म्यू पे डिपेंड करती है, ट्रांसलेट की स्पीड है। हम लॉन्गी की बात करें तो ये यंग्स मॉडल्स पर डिपेंड करती है, रो पर डिपेंड करती है, किस स्पीड की बात कर रहे हैं वेलोसिटी, बोलो। तो VT यहां पर बोल रहे हैं तो VT डिपेंड करती है ट्रांसलेशन की स्पीड है ना, डिपेंड करती है टेंशन पर, म्यू पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, VT इक्वल्स टू VL अंडर स्ट्रेन होता है, और इसको अगर देखें तो VL का वैल्यू अंडर वाई अपॉन रो, और स्ट्रेन यहाँ पर है और ये 1 से छोटा होता है, इसलिए डेटा यहाँ पर VT छोटा होता है। हम ध्यान रखें एक ही स्पीड में अगर दोनों वेव चलती हैं तो दोनों की स्पीड में डिफरेंस होता है, VT लेस देन VL होता है। अब एक और आगे बढ़े तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो स्ट्रेन को ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो स्ट्रेन का होता है डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा एल अपॉन अगर स्ट्रेन बोले तो ये फॉर्मूला ऐसा भी बनता है, VT इक्वल्स टू अंडर वाई अपॉन रो इनटू डेल्टा एल अपॉन एल। ऐसे थर्मल स्ट्रेन, देखो कभी कभी स्ट्रेन थर्मल स्ट्रेन भी होती है, सराउंडिंग का टेंपरेचर चेंज करते हैं तो वायर की लेंथ में वेरिएशन आता है, और जब वायर की लेंथ में वेरिएशन आता है तो उसको बोलते हैं अल्फा डेल्टा थीटा। तो उस केस पे फॉर्मूला ऐसा बनता है अंडर वाई अपॉन रो इनटू अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, लीनियर एक्सपेंशन। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब ये कि जो स्पीड पड़ी ना अंडर टी अपॉन म्यू, इसको बदल कर देखें तो इलास्टिसिटी में फॉर्मूला ऐसा हो जाता है, और VT और VL में ऐसा रिलेशन आता है। इस पर क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देता है और आपको बोलता है कि स्ट्रेन वायर में इतना है, और फिर बोलता है दोनों स्पीड का रेशियो बताओ। तो ये फॉर्मूला मैं आपको याद नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, और इसको बना सकते हैं आप, ये आप जानते हैं इसलिए जानते हैं, इसलिए जानते हैं, इसलिए जानते हैं, इसलिए बना सकते हैं। बोलो भाइयों, तो इस तरह की बातें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन क्या दिया मैंने, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। आपको एक वायर दिया है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, सॉलिड वायर है, उसमें लॉन्गी ट्रांस दोनों वेव जनरेट हो रही है, तो दोनों की स्पीड आपको बतानी है। आपको वायर का वाई दे रखा है, आपको वायर का डेंसिटी दे रखा है, वायर में स्ट्रेन दे रखी है 1%, तो स्पीड बतानी है। अब स्पीड बताने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, देखो दोनों स्पीड बतानी है। सबसे पहले VL की बात करते हैं, तो VL है ना, VL का वैल्यू कितना होगा, अंडर वाई अपॉन रो होता है, और y अपन रो हम स्टडी करें तो y कितना है इसका 2.2 इंटू 10⁻11 है, और रो का वैल्यू यहाँ पर है 8.8 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 10⁻, यहाँ पर 3। सोल्व करो कितना आएगा, अंडर रूट 1/4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 8। सोल्व करो तो कितना आएगा 1/2 10⁻, यहाँ पर क्या होगा 4। सोल्व कर लो कितना आ जाएगा 5000 इसकी स्पीड होती है। आ रही किसी की, आदित्य तोमर 50,000 नहीं आएगा, कितना है 5 लाख बता दीजिए, तो 5,000 आएगा। अभिनव शर्मा, रजत गुप्ता, यस। तो VL का वैल्यू में निकाल लिया, अंडर वाई अपॉन रो, कैलकुलेशन है सर, कोर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताओ VT कितना होगा, बोले VT का फॉर्मूला होता है VL अंडर रूट स्ट्रेन, अभी हाल हमने पढ़ा है, और VL का मान कितना 5,000 दे रखा है, और स्ट्रेन कितनी है 1%। बेटा 1% का मतलब होता है 1/100। सोल्व कर लो कितना आएगा 1/100 का रूट 1/10, 1/10 कटेगा तो कितना होगा 500 मीटर पर सेकंड। तो स्ट्रेन दे रखा था, वायर का स्ट्रेन दिया है, तो VT हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना है 500 मीटर पर सेकंड। बताओ कौन सी स्पीड ज्यादा हुई, बोले हम ध्यान रखेंगे VL का वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है VT से।
मैं वही समझा रहा हूं आपको, एक ही स्टूडेंट में अगर दोनों भी ट्रेवल करती हैं तो दोनों के स्पीड में डिफरेंस है, दोनों की स्पीड में डिफरेंस है, बीटी की वैल्यू कम होती है और बीएल का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। कर लेंगे बच्चों? तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें भाई, बीटी का फॉर्मूला 1/T अपन वो तो जानते ही हम लोग, लेकिन उस फॉर्मूले को आगे बढ़ाएं हम लोग तो ये फॉर्मूला ऐसे ही बन सकता है। और ऐसा नहीं कोई नई चीज बता रहा हूं, बस आपको मैं करेक्ट कर रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि ऐसा भी आप कर सकते हैं। आप सब जानते हैं, इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं, सब रिलेशन कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी तो यह ना, अभी तो हम लोग बात करते हुए ना वेव के बारे में, ये वेव का फंडामेंटल कहलाता है, वेव का पहला पार्ट होता है। अभी तक हमने वेव को देखा, वेव किसे कहते हैं, मैथ में उसको कैसे लिखते हैं, ये स्टडी किया। उसके क्या क्या वेलोसिटी हो कॉन्सेप्ट होता है, वो वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, हमने डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं वेव का सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब देखो सुपरपोजिशन क्या होता है, हम ये समझे। मीडियम में देखो बहुत सारे सोर्स होते हैं, ये बहुत सारी वेव मीडियम में बनाते हैं, और ये वेव मीडियम में ट्रेवल करती हुई एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे पे ओवरलैप होती है। तो ओवरलैप होने का इनका जो फिनोमिना है, एक दूसरे से मिलने का इनका जो फिनोमिना है, हम उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग और सुपरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स and produce a new wave is called as superposition of waves। मीडियम में बहुत सारे सोर्स हैं, आप भी सोर्स हैं, मैं भी सोर्स हूं, हम सब मिलकर वेव बनाते हैं मीडियम में, और ये वेव मीडियम में ट्रेवल करती हुई एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे पर ओवरलैप होती है, साइमल्टेनियसली एक दूसरे पर ओवरलैप होती है, एक दूसरे में मिक्स होती है। तो एक दूसरे में मिक्स होने का इनका जो फिनोमिना है, साइमल्टेनियसली एक दूसरे पे ओवरलैप होने का इनका जो फिनोमिना है, एक दूसरे पे है ना, एक दूसरे से मिलने का फिनोमिना है, हम उसको बोलते हैं सुपर मिक्सिंग, उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब देखो वेव के मिलने का फिनोमिना सुपरपोजिशन है, पर जिस पॉइंट पर भी वेव मिलती है उस पॉइंट पे प्रेजेंट जो मीडियम का पार्टिकल है, उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट सभी इंडिविजुअल वेव के थ्रू गिवन जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट से उनका वेक्टर सम होता है, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। पहली बात, वेव के मिलने का फिनोमिना सुपरपोजिशन। पर जब मिलती तब क्या होता है, बोले जिस पॉइंट पर भी वेव मिलती है उस पॉइंट पर जो प्रेजेंट मीडियम का पार्टिकल है उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट सभी अलग अलग वेव के थ्रू गिवन अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है, वेक्टर सम होता है। इसको समझे पहले, समझिए आप मेरी बात। वेव मीडियम में ट्रेवल करें तो बताओ, वेव मीडियम में ट्रेवल करने का मतलब अल्टीमेटली क्या ट्रेवल कर रहा है, एनर्जी ट्रेवल कर रहा है। क्या ट्रेवल कर रहा है, एनर्जी ट्रेवल कर रहा है। अब ये एनर्जी ट्रेवल करता हुआ किसको मिलता है, मीडियम के पार्टिकल को मिलता है। किसको मिलता है, पार्टिकल को मिलता है। अब पार्टिकल क्या करता है, बोले पार्टिकल एनर्जी लेकर अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, मूवमेंट स्टार्ट करता है, वाइब्रेशन करता है, एसएचएम करता है। तो जैसे पार्टिकल एनर्जी लेता है, एनर्जी लेकर वो पार्टिकल अपने मीन से डिस्प्लेस होता है। अल्टीमेटली अगर हम स्टडी करें तो एनर्जी के फॉर्म में वेव से पार्टिकल को क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला। वेव को क्या, पार्टिकल को क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला बेटा। और वो जो डिस्प्लेसमेंट को मिला है, तो वेव जैसे एनर्जी गेन करता है, वेव से पार्टिकल अल्टीमेटली मीन से डिस्प्लेस होता है, अल्टीमेटली वो क्या करता है, एसएचएम स्टार्ट करता है, तो उसको एनर्जी के फॉर्म में उसको क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अब अगर मान लो ऐसे एक पार्टिकल पर एक से ज्यादा एक ही टाइम पर वेव इंसिडेंट हो, यानी उसको एक से ज्यादा अलग अलग, है ना, एक से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसको डिस्प्लेसमेंट मिले, तो उस कंडीशन में उस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उन सब का क्या होता है, वेक्टर सम होता है, और हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। भाई वेव से बेसिकली एनर्जी मिल रही है, एनर्जी की फॉर्म में उसको क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए एक से ज्यादा टाइप के उसको मिले, एक साथ एट ए टाइम, एक ही टाइम पर उसको एक से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट अगर मिलते हैं, तो उस कंडीशन में उनका सबका क्या होता है, वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम होना चाहिए कि स्केलर सम होना चाहिए, बोले वेक्टर सम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वेक्टर सम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो सभी वेव के थ्रू गिवन अलग अलग जो डिस्प्लेसमेंट उनका वेक्टर सम होता है, और हम इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। मिलने का फिनोमेना सुपरपोजिशन, जिस पॉइंट पर मिला उस पर क्या होगा, वेक्टर सम हो जाता है। सपोज मान लीजिए मीडियम का एक पॉइंट यहां पर है जहां पर पार्टिकल बैठा हुआ है, और यहां पर तीन वेव आके मिल रही है, एक y1 है, एक y2 और एक y3। ये कहने को y1 y2 y3 कौन है, तीन अलग अलग वेव हैं, या y1 y2 y3 अलग अलग तीन तरह के डिस्प्लेसमेंट है, और एट ए टाइम एक ही पार्टिकल को मिल रहे हैं। तो उस कंडीशन में इस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इनका क्या होगा, वेक्टर सम होता है, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। मिलती तब ऐसा होता है, बात को समझना। दूसरा पॉइंट, मिलती जब ऐसा होता है वेक्टर सम हो जाता है, पर मिलने के बाद जैसे वेव अलग होती है तो जो वेव जैसी है वैसी हो जाती है। ये वेव y1 है, यहां पर मिली तब ऐसा हुआ, पर मिलने के बाद जैसे अलग होती है तो अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है, वैसे वैसे आपका समटाइम।
ये अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ती है ऐसे कैसे, और ये अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है। मिलती है तब ऐसा हो जाता है, पर मिलने के बाद जैसे जो अलग होती है तो जो भी जैसा है वैसा हो जाता है। ऐसा स्पेशल टाइप वेव का जो मिक्सिंग इन बेटा, हम उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तीन बातें हैं इसमें। वेव के मिलने का फिनोमेना सुपरपोजिशन, जब मिलती है तब वहां पर ऐसा वेक्टर सम हो जाता है, पर मिलने के बाद जैसे ही वेव अलग होती है वो वेव पहले जैसे हो जाती है। जो वेव जिस डायरेक्शन में, जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस एम्पलीट्यूड से मोशन कर रही थी, वो उसी डायरेक्शन में, उसी फ्रीक्वेंसी से, उसी एम्पलीट्यूड से, उसी एनर्जी से मोशन करती रहती है। ऐसा स्पेशल टाइप वेव का जो मिक्सिंग है बेटा, हम उसको बोलते हैं सुपर मिक्सिंग, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। मिलती तब ऐसा होता है, पर मिलने के बाद बिल्कुल पहले जैसा हो, मिलने के बाद जैसे अलग होती है ना बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। हर वेव का मीडियम में अपना खुद का सेल्फ एग्जिस्टेंस होता है। मिलती तब यहां पर ऐसा होता है, वेक्टर समझ आता है, पर मिलने के बाद जैसे अलग होती है वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। ऐसा स्पेशल टाइप वेव का जो मिक्सिंग है उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस चीज को मैं डायग्रामेटिक आपको समझाऊं, देखो डायग्राम में मेरे पास ऐसा है। मान लीजिए मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के अंदर एक पल्स यहां पर है, ये वेव पल्स, ट्रांसवर्स वेव पल्स है। ये पल्स कहने को एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर कहने को एक प्रकार का वेव का पार्ट है, पल्स है ना। और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इसका एम्पलीट्यूड है a1, और ये जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे। मैंने पल्स बनाया ऐसे, और ये मीडियम में, ये वायर में जा रही है। अब जैसे वायर में आगे जाती जाएगी ना, ये आगे जाती जाएगी, तो वायर का पार्टिकल से एनर्जी लेगा और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा ऊपर की तरफ, प्लस वाई में, 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 ऐसा होगा। वेव मीडियम में ट्रेवल कर रही वायर में, तो एनर्जी ट्रेवल करने का मतलब यहां पर है कि जैसे से आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पार्टिकल से एनर्जी लेगा और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा प्लस वाई में, है ना, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब मान लो उसी वायर के अंदर कोई दूसरी वेव पल्स और है, उसका एम्पलीट्यूड यहां पर a2 है, और वो मान लीजिए नेगेटिव एक्स में से आ रही है, और इसका भी एम्पलीट्यूड प्लस वाई डायरेक्शन में। दोनों वेव पल्स अपोजिट डायरेक्शन में एक ही स्ट्रिंग में चल रही है, एक ही मीडियम में चल रही है ऐसे। अब इसका भी एम्पलीट्यूड यहां पर प्लस वाई डायरेक्शन में, इसका मतलब ये भी धक्का किधर मार रहा है, प्लस वाई में, ये भी धक्का किधर मार रहा है, प्लस वाई। अब बताइए, आफ्टर सम मोमेंट दोनों एक दूसरे को मिलती है। आफ्टर सम मोमेंट इन दोनों को एक दूसरे का जो मिक्सिंग होना है, मिलना है, मिलने का जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। अब जब मिलती है तो क्या होता है, मिलने का मतलब ये कि दोनों वेव पल्स एक साथ स्ट्रिंग के एक ही पार्टिकल को अपना अपना डिस्प्लेसमेंट देती है। ये भी धक्का ऊपर मारती है, ये भी धक्का उसको ऊपर मारती है, तो बताओ उस कंडीशन में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होता है। बोले इन दोनों का वेक्टर सम, मतलब वो कितना होगा, a1 + a2 हो जाता है। देख लो आप बताओ, इसने डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में, किस डायरेक्शन में दिया, प्लस वाई में, इसमें भी कितना प्लस वाई मिल रहा है। तो दोनों प्लस वाई में है, तो बताओ दोनों के फेज डिफरेंस कितना होगा, 0। अब दोनों वेक्टर यहां पर है, दोनों डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की वैल्यू a1 a2 है, दोनों सेम सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। अब ये दोनों के बीच में एंगल अगर 0 है तो बताओ एंगल क्या होगा, मैक्सिमम। तब मिली तब ऐसा हो गया, इसको बोलते हैं वेक्टर सम होना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बोलो बच्चों, अब मिली तब ऐसा हुआ, लेकिन मिलने के बाद क्या होगा, जो पल्स जैसा है वैसा हो जाता है। आपको पता है ये एनर्जी वेव पल्स, ये वेव पल्स राइट में जाना चाहता है और ये वेव पल्स लेफ्ट में जाना चाहता है। इस मोमेंट पर यहां है, लेकिन ये जाना किधर जाना चाहता है, राइट में, और ये एनर्जी अमाउंट कुछ इधर जाना चाहता है। तो अगले ही मोमेंट पे जो एनर्जी अमाउंट राइट में जाना चाहता है, उतना ही एनर्जी अमाउंट राइट वाले पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, और ये लेफ्ट में, तो ये उतना ही एनर्जी अमाउंट लेफ्ट वाले पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, और दोनों पल्स अलग हो जाती है। जो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता रहता है। इसकी वजह से ये वेव पल्स अफेक्टेड नहीं हुआ, और उसकी वजह से ये पल्स अफेक्टेड नहीं हुआ। जब मिली तब ऐसा हो गया, पर मिलने के बाद जैसे अलग हुई, तो ये मोमेंटम, ये एनर्जी राइट में जाना चाह रहा था, तो उतनी एनर्जी राइट वाले पार्ट को ट्रांसफर हो जाएगी, और ये आगे बढ़ जाएगा, और ये ऐसे पीछे आ जाएगा, और दोनों वेव पल्स अलग हो जाती है। तो वेव के मिलने का फिनोमेना, जब मिली तब ऐसा हुआ, और मिलने के बाद जैसे अलग हुई, दोनों बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। ऐसा स्पेशल टाइप वेव का मिक्सिंग, सुपर पोजिशन कहलाता है। एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लीजिए ऐसा है कुछ, एक पल्स यहां पर है जिसका एम्पलीट्यूड यहां पर a है, और ये प्लस वाई डायरेक्शन में है, और जा किधर रहा है, प्लस x में। ऐसे ही उधर से आ रहा है नेगेटिव x में, और इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए a है, लेकिन वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ये धक्का नीचे मार रहा है, ये धक्का ऊपर मार रहा है। अब दोनों कुछ मिली तो यहां पर क्या होगा, ये धक्का ऊपर मारेगा, ये धक्का नीचे मारेगा, और हमें पता है कि दोनों का एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट सेम सेम है, तो बताओ नेट कितना होगा, 0 हो जाएगा। आप बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, पाई। ये ऊपर, ये धक्का नीचे, तो बताओ एंगल कितना, पाई, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम सेम है। तो दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उसके बीच में एंगल अगर पाई है, तो बताओ रिजल्ट कितना होगा, 0। तब पार्टिकल मीन अप्लाई करेगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब आप बताओ प्रैक्टिकली, देखो यहां पर बात करें हम लोग, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। सुनना बात, डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, तो यहां पर क्या एनर्जी भी 0 है, बोले एनर्जी 0 नहीं है बच्चों,
एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, इस पल्स ने भी इसको एनर्जी दिया, इस पल्स ने भी इसको एनर्जी दिया, एनर्जी इस प्रकार से दिया कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसका मतलब पार्टिकल मीन पर है, और जब मीन पर है और उसके पास एनर्जी है तो उसकी एनर्जी पूरी पूरी यहाँ पर कौन सी होती है, प्योरली काइनेटिक एनर्जी होती है। आईआईटी एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन आपके बेस में क्वेश्चन है। इस मोमेंट पे पार्टिकल मीन पर है, और मीन पर अगर है तो उसका मतलब उसके पास पूरी पूरी एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी तो है ना यार, एनर्जी क्यों नहीं है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर, एनर्जी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेव बस के पास एनर्जी, ये दोनों वेव मिलकर उसको एनर्जी दे रही। अब एनर्जी इस प्रकार से दे रही है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल इस मोमेंट पर कहां है, मीन पर है, और जब मीन पर है तो उसकी पूरी एनर्जी कौन सी, काइनेटिक। अब उसके बाद जैसे अलग होती तो आपको तो कुछ एनर्जी अमाउंट जो नीचे जाना चाहता है और कुछ एनर्जी अमाउंट ऊपर जाना चाहता है, तो अगले ही मोमेंट पे कुछ एनर्जी नीचे ट्रांसफर होती है, कुछ एनर्जी ऊपर ट्रांसफर होती है, दोनों पल्स अलग हो जाती है। तो कहने का मतलब यहां पर अगर देखें तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर पार्टिकल क्या कर रहा है कि यहां पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो क्या होता है, वेक्टर सम होता है, और फिर मिलने के बाद जिससे अलग होती है बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। वाई नॉट पोटेंशियल, बेटा निशांत कुमार आप देखो पार्टिकल भी कहां पर है, मीन पर है, और मीन पर है तो उसकी पूरी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक। एसएचएम आपने पढ़ा है, जब पार्टिकल एसएचएम करता है और मीन पर होता है तो उसकी पूरी एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक। हाँ, अगर वो एक्सट्रीम पर होता, यहां पर अगर है तो पूरी पूरी एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, तीन बातें मैंने बोली, वेव के मिलने का प्रमाण, सुपरपोजिशन, जब मिलती है तब क्या होता है, वेक्टर सम होता है, और मिलने के बाद जैसे वेव अलग होती है वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। ऐसा स्पेशल टाइप वेव का जो मिक्सिंग है ना, ऐसा स्पेशल टाइप वेव का जो मिक्सिंग है उसको बोलते हैं सुपर मिक्सिंग, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। अब देखो ये जो फिनोमेना हमने पढ़ा है डायग्रामेटिक थ्योरेटिकली, हम इसी को मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, और ये है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इन मैथमेटिक्स, और ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं एसएचएम। हमने एसएचएम में सुपरपोजिशन पढ़ा है, वैसे वैसे यहां पर वेव में भी सुपरपोजिशन पढ़ने वाले हैं। ये बिल्कुल सेम है, बस वहां पर इक्वेशन में लिखते थे ए साइन ओमेगा टी, और यहां लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आप सब जानते हैं, मैंने लिख तो रखा है यहाँ पर, इसको आप समझ लेंगे, हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। लेकिन फिर भी बता देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास दो वेव है, एक वेव y1 है a1 sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और ये है a2 sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। ये दोनों मीडियम में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो जब सुपर इंपोज होती है तो इन दोनों का वेक्टर सम होता है। रिजल्टेंट क्या होगा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर इक्वल्स टू y वेक्टर होता है, और हमें y वेक्टर जानना है। तो अल्टीमेटली ये दो वेक्टर का वेक्टर सम है, मतलब ये वेक्टर अलजेब्रा लगाना है। सेम वहां भी किया था अपन एसएचएम में, यहां भी कर रहा हूं। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो नया वेक्टर बनता है, वो नया वेक्टर बिल्कुल उनके जैसा ही आता है, बस उसमें दो बातें बदलती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। जिस भाषा में ये दोनों है उसी भाषा में ये भी आएगा रिजल्ट है, बस इसमें दो बातें बदलेगी, एक तो इसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, इनका A1 A2 है तो मैंने मान लिया कैपिटल A, और इनकी जो डायरेक्शन है, इनिशियल फेज एंगल बताया था मैंने, वहां भी इनिशियल फेज एंगल डायरेक्शन होती है, तो यहाँ इनकी डायरेक्शन जीरो, यहाँ पर फाई, तो मान लेते उसका कोई इनिशियल फेज एंगल यहाँ पर थीटा है, ये इसकी डायरेक्शन को दिखाता है। अब यहाँ ए को क्या लिखेंगे, ए कौन है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है, तो उसको लिखेंगे ए अंडर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 कोस फाई। कोस फाई कौन, दोनों के फेज प्लस फाई, और इनकी डायरेक्शन को देखा tan थीटा, तो क्या होगा A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाई। तो यहां पर ध्यान रखिए, ये जो हम बोल रहे हैं, देखो अगर प्रैक्टिकली देखो, कोवेंद्र पटेल कुछ पूछ रहे हैं, कोवेंद्र पटेल बोल रहे हैं कि क्या ऐसा होगा प्रैक्टिकली, बेटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी लॉस होती है, आप जानते हैं प्रैक्टिकली नेचर में अगर देखें तो ऐसा होता ही नहीं है, बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है, तो पल्स यहाँ पर छोटी भी हो जाती है बाद में, है ना, तो प्रैक्टिकली ऐसा पूरा पूरा 100% पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखो, दो यहाँ पर वेव है, दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है, तो नया व्यू बनेगा, और नया व्यू जो बनेगा उसको हम जानना चाहते हैं, तो इसके लिए वेक्टर अलजेब्रा यूज करते हैं, और इसको फाइंड आउट करने के लिए फेजर डायग्राम भी यूज करते हैं। ये इनका वेव्स का फेजर डायग्राम है, फेज एंगल का डायग्राम, और ये मैंने बताया था आपको, ये मैंने रेफरेंस मानता हूं, ये रेफरेंस है, और इसको लिखता हूं साइन ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस 0 डिग्री। तो यहां से मैं इधर जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो पहला वेक्टर कौन है, A1 sin ओमेगा टी माइनस एक्स, मैंने मान लिया ये, और दूसरा वेक्टर कौन है, A2 sin ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस 5 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज फाई एंगल आगे होगा, तो ये दूसरा वेक्टर यहाँ पर फाई एंगल आगे होगा। तो ये कौन है, y2, और ये कौन है, y, बताओ दोनों बीच में एंगल कितना हो गया, फाई, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इनके मिडिल में पास होगा, और ये वेक्टर रिजल्टेंट है, मैं मान लेता हूं ये पहले वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है, तो बताओ इसको क्या लिखेंगे, इसकी इक्वेशन क्या होगी, बोले ये साइन ओमेगा टी माइनस एक्स से, और ये एंगल थीटा लीड कर रहा है, तो साइन ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस थीटा होगा।
और आगे इसका एम्पलीट्यूड कितना A1, इसका कितना A2, तो इसका मान लेके कैपिटल A। तो जब भी दो वेक्टर को ऐड करना है, दो एसएचएम को ऐड करना है या दो वेव को ऐड करना है, तो ये हम इसके मेथड्स ऐसे यूज करते हैं। उन दोनों का फेजर डायग्राम प्लॉट करते हैं, दोनों के इसमें डायग्राम बना लेते हैं, एंगल निकाल लेते हैं, और दोनों के इसमें जो एंगल आता है उस एंगल से हम लोग उनका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो ये मिडिल में पास होता है, और ये मिडिल में पास होता है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो उसको लिखना पड़ेगा y = a sin ओमेगा t - x + थीटा। बोलो ना यार, समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? देखो क्वेश्चन करता हूं मैं, बात सुनो। मैंने आपसे कहा एक y1 है और एक y2 है, और ये दोनों सुपरपोजिशन हो रहा है, तो आपसे पूछा रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी। दोनों का हमें रिजल्टेंट इक्वेशन पता करना है। तो क्या करना है, जब भी दो वेव को या दो एसएम को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे। करिए प्लॉट सब लोग। तो हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम ऐसे बनाते हैं। मैं मान लेता हूं ये लाइन मेरे पास साइन है, तो ये लाइन मेरे पास कोस है। जानते हैं आप, ऐसा बोला था मैंने, ये माइनस साइन और ये माइनस कोस। बोला था ना, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये क्या होगा, कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये होगा माइनस साइन कोस साइन ओमेगा, है ना, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये होगा माइनस कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो साइन माइनस साइन कोस माइनस कोस प्लॉट कर लेंगे, लिख लेंगे। लिखने के बाद इन दोनों को प्लॉट करते हैं। पहला वेक्टर कौन है, y1, ये है प्लस साइन, तो प्लस साइन प्राइम रखेंगे। उसके बाद ओमेगा टी माइनस के तो कॉमन टर्म है। उसके बाद इनिशियल फेज एंगल कितना है इसका, π/6 प्लस में है, तो π/2 यहाँ, π/6 यहाँ से प्लस में चलेंगे। यानी जो वेक्टर होगा ना y1, वो ऐसा होगा, और ये y1 होगा, और इसकी यहाँ पर एंगल कितनी होगी, π/6 इससे होगी, और इसका वैल्यू कितना a है। ये इसका डायग्राम बना, फेजर डायग्राम। समझ में आया आप सबको मेरी बातें? ऐसे y2 को प्लॉट करते हैं, प्लॉट प्लस कोस यहाँ है, पेन रखो प्लस। ओमेगा डी माइनस के कॉमन में इसको प्लॉट नहीं करते। उसके बाद एंगल कितना, प्लस π/3। प्लस π/3 का मतलब यहां से हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कितना चलना है, π/3 चलना है। तो ये वेक्टर यहां इस लाइन के लंबाई का, और ये y2 होगा। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना बेटा, a है। और आप बताओ इधर से ये एंगल कितना बना रहा है, बोले π/3 बना रहा है। बच्चों इन दोनों वेक्टर का मैंने ये वेक्टर डायग्राम बना दिया, इसको बोलते हैं इनका फेजर डायग्राम बना दिया। समझ में आ रही मेरी बात? अब आप बता सकते हैं दोनों वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम ए है। बताइए दोनों वेक्टर के बीच फेज डिफरेंस कितना है। बोले दोनों वेक्टर के बीच फेज डिफरेंस का पता होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो बताओ ये एंगल कितना होगा। बोले यार ये एंगल होगा ना, ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, और ये भी 60। तो बताओ 60 + 60 कितना हो गया। बोले सर ये होगा 2π/3 होगा, मतलब इसको लिखना पड़ेगा 120 डिग्री। आ रहा, सबके समझ में आ रहा है, 2π/3 हो, 120 डिग्री हो। अब अगर यहाँ पर 120 डिग्री, तो बताओ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। यस, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाया था, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, है ना, ऐसा कर सकते। तो यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर आपको पता है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम सेम है, तो हम एक रिजल्ट लगा सकते हैं, 2a cos θ/2 cos delta phi/2, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। बताओ 2 यहाँ पर a है और cos यहाँ पर है, और cos delta phi/2, डेल्टा फाई कितना 120, 120/2 कितना होगा 60 डिग्री। सोल्व कर लो, कितना आएगा, a होगा। मतलब मेरे को समझ में आ गया कि दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच में अगर एंगल 120 है, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो a है, a आएगा। आशी गुप्ता √3a नहीं आएगा, a आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 बाई, है ना, तो 120/2 कितना हुआ 60, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये आएगा। बेटा कोस वाली लाइन को साइन में कन्वर्ट, अरे वो साइन में कन्वर्ट करा तभी तो कोस इधर आया। ये मैंने बता दिया ना, ये साइन ओमेगा टी है, तो ये क्या होगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 का मतलब कोस। ये आया ना, वही तो लिखा मैंने, इधर साइन तो इधर कोस आएगा ना यार इस लाइन से, और उसके बाद इधर आ गया। तो ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आया, ए आया। अब आप बताओ इन दोनों के बीच में एंगल, तो आपको पता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इनकी मिडिल में पास होगा। और मिडिल में भी कैसे पास होगा, ऐसा पास होगा कि इन दोनों वेक्टर का जो एंगल है ना बीच का, उसका बाइसेक्ट करेगा। क्यों बाइसेक्टर होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम सेम, तो इनका जो रिजल्ट होगा इनका मिडिल में पास होगा। मान लीजिए रिजल्ट यहाँ पर ऐसा है, मैं इधर मान लेता हूँ, ये रिजल्ट यहाँ पर स्लाइड, ये रिजल्टेंट होगा, और ये रिजल्टेंट पहले वेक्टर से जो एंगल बनाएगा, मान लीजिए एंगल थीटा हो। तो बताओ थीटा कितना होगा। तो थीटा यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर दोनों के बीच में एंगल अगर 120 है, तो थीटा यहाँ पर क्या होगा π/3 होगा। मैं सीधा लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम सेम। तो थीटा आपके पास, ए आपके पास, तो नाउ हमें क्या लिखना है, रिजल्टेंट लिखना है। तो बताओ क्या लिखे, रिजल्टेंट y रिजल्टेंट इज कोस टू, कितना मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का, a। अब आप बताओ रिजल्ट हमारा ये है, इससे कितने एंगल लीड कर रहा है,
60 डिग्री। तो मैं y1 को लिखकर उसमें 60 डिग्री ऐड कर दूं तो मेरे पास रिजल्टेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं लिखूं, देखो साइन ओमेगा टी है ना, माइनस यहां पर लिखूंगा के एक्स प्लस यहां पर पाई बाई 6। ये तो मेरा y1 लिखा मैंने, ये y1। उसके बाद एंगल कितना, थीटा, थीटा कितना पाई बाई 3 और मैं ऐड कर दूं तो ये मेरा रिजल्टेंट आएगा। अब आप सोचो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 कितना हो गया, पाई बाई 2। तो इसको मैं लिखूंगा ए साइन यहां पर हुआ ओमेगा टी और माइनस यहां पर हुआ के एक्स प्लस यहां पर होगा पाई बाई 2। और बेटा इसको मिलाकर देखें तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2 को कोस बोलते हैं, तो ये इक्वेशन आएगी ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये मेरा रिजल्टेंट होगा। देख लो आप आराम से। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? बताओ भाई, मेरा रिजल्टेंट यहां पर हुआ ना ये, और ये रिजल्टेंट ऐसा होगा कि इस पहले वेक्टर से थीटा एंगल पर लाई करेगा, और थीटा मेरे को पता कितना होगा 60 डिग्री। तो मैं क्या करूं, y1 का जो इक्वेशन है उसको लिखूं, उसमें फेज एंगल 60 डिग्री और ऐड कर दूं। जब और ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ जाएगा। तो मेरे पास यहां पर देखो, ये जो y1 है उसका इक्वेशन क्या था, ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस पाई बाई 6। इसमें मैंने पाई बाई 3 और ऐड कर दी, तो ये बनेगा पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, एक कॉस ओमेगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहां से स्टडी करूं तो बोले यहां पर अगर y2 तो y2 से थीटा एंगल इधर आना पड़ेगा, और जब थीटा एंगल इधर आना पड़ेगा तो y2 का जो भी फेज एंगल है उसमें से पाई बाई 3 माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करना पड़ेगा तो पाई बाई 3 माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, cos ओमेगा टी माइनस x होगा, और ये भी इक्वेशन आ गई। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, मतलब मेरा ये कहना है कि जब भी दो एसएचएम का रिजल्टेंट फाइंड करना है, या दो एसएचएम का रिजल्टेंट फाइंड करना है, या दो वेव का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो हम ये डायग्राम यूज करते हैं। ये है फेजर डायग्राम, और ये मैंने आपको एसएचएम में भी पढ़ाया था पहले लेक्चर में। हाउ कोस इन लास्ट। अरे बेटा कैसी बातें करा निशान दिया, बता साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2 को बोलते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलो। तो इस तरह की बातें हम कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो हमने पढ़ा सुपरपोजिशन। अभी जो वेव के मिलने का फॉर्मूला सुपरपोजिशन है ना, हम इसको अगर आगे फर्दर क्लासिफाई करें तो इसको हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है बेटा इंटरफेरेंस, एक होता है बीट्स, और एक होता है स्टेशनरी वेव। ये वेव के मिलने के फिनोमिना है, सुपरपोजिशन के रिजल्ट्स हैं, कि जब वो सुपर इंपोज होती है तो बहुत सारे फिनोमिना शो करती है। अगर हम इन फिनोमिना को स्टडी करें बोले तो इनको जनरली तीन नाम से कॉल करते हैं। एक तो होता है इंटरफेरेंस, एक होता है बीट्स, और एक होता है स्टेशनरी वेव। और जैसे तीनों आर्टिकल हम पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर वेव का लगभग पूरा हो जा रहा है। अब हम आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सुपरपोजिशन का जो फिनोमिना है, सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना, और वो इंटरफेरेंस, वो स्टार्ट करते हैं। अब यहां इंटरफेरेंस स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अब ये इंटरफेरेंस ऐसा ऐसा फिनोमिना है जो हम लाइट में भी पढ़ते हैं। यहां साउंड का इंटरफेरेंस पढ़ेंगे हम, अगर देखें तो इसको लाइट में भी पढ़ते हैं, लाइट यूज भी है तो शो करती है। इंटरफेरेंस क्या होता है ये समझे। तो सुनिए बात, मीडियम में देखो देखो क्या हो रहा है, किसे कहते हैं इंटरफेरेंस। तो बोला जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक ऐसी साउंड वेव जो की कोहेरेंट वेव्स है, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो एक नया रिजल्टेंट वेव जनरेट होता है। जब भी दो वेव सुपर इंपोज होगी तो क्या बनेगा बेटा, रिजल्टेंट वेव बनेगा। तो जब भी दो या दो से अधिक ऐसी वेव जो कोहेरेंट वेव्स है, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, सुपर इंपोज होती है, तो एक नया रिजल्टेंट वेव जनरेट होता है। वो रिजल्टेंट वेव जो बनता है उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी मीडियम की कुछ पोजीशन पर हमें मैक्सिमम ऑब्जर्व होता है, और कुछ पोजीशन पर हमें मिनिमम ऑब्जर्व होता है। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वहां पर बनता है उसका वैल्यू अगर हम स्टडी करें तो कुछ पोजीशन को मैक्सिमम मिलता है, कुछ पोजीशन को मिनिमम मिलता है। इंटेंसिटी को डिस्कस करें तो कुछ पोजीशन को मैक्सिमम मिलता है, कुछ पर वो मिनिमम मिलता है। पोजीशन के साथ इंटेंसिटी वेरी करती है, कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, कहीं पर मिनिमम मिलती है। जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम मिलती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है। इंटेंसिटी पोजीशन के साथ चेंज होती रहती है, पर हम अगर एक ही पोजीशन पर रुक जाए तो जो इंटेंसिटी एक बार बन जाती है और टाइम के साथ कांस्टेंट होती है, ऐसा इंटेंसिटी वेरिएशन का जो फिनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, हम उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। दोबारा सुनिए आप, जब दो या दो से अधिक ऐसी वेव जो कोहेरेंट वेव्स है, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव जो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो एक नया रिजल्टेंट वेव जनरेट होता है। उस रिजल्टेंट वेव की रिजल्टेंट इंटेंसिटी मीडियम की कुछ पोजीशन पर मैक्सिमम मिलती है, कुछ पर मिनिमम मिलती है, कुछ पर मैक्सिमम मिलती है, कुछ पर मिनिमम मिलती है। और जहां जो इंटेंसिटी एक बार बन जाती है वो टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन पोजीशन के साथ इंटेंसिटी वेरी करती है।
पोजीशन के साथ इंटेंसिटी वेरी करने के जो फिनोमिना हम पढ़ने जा रहे हैं ना, हम उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। बोलो बच्चे। तो हम ध्यान रखेंगे यहां पर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी जो भी है वो इंटेंसिटी पोजीशन का फंक्शन होती है। जैसे जैसे पोजीशन चेंज करेंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी चेंज होती है बेटा। पर एक ही पोजीशन पे जो इंटेंसिटी एक बार बन जाती है वो टाइम के साथ कांस्टेंट होती है। ये पूछते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखें यहां इंटेंसिटी पोजीशन का फंक्शन होती है, बट इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम का फंक्शन नहीं होती। जिस पोजीशन पर जो इंटेंसिटी एक बार बन जाती है, जिस पोजीशन में जो एक बार इंटेंसिटी बन जाती है वो टाइम साथ क्या होती है, कांस्टेंट। ऐसा इंटेंसिटी वेरिएशन का जो फिनोमेना उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। दूसरा हम बोलते हैं यहां पर हम बोलते हैं ये फिनोमेना जो पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस, ये एनर्जी कंजर्वेशन का बेस्ट फिनोमेना होता है। यहां वेव का एनर्जी लॉस नहीं होता। बच्चों बात समझना, हम बोलते कहीं पे एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इंटेंसिटी, कहीं पर इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बहुत कम होने का मतलब ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी वेरी कर रही है, मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी या एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी क्रिएट हो रहा है। हम बोलेंगे, ध्यान रखेंगे, ये फिनोमेना जो इंटरवेंस पढ़ रहे हैं, ये फिनोमेना में एनर्जी जो भी वेव्स का होता है वो कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। एनर्जी का यहाँ पर लॉस नहीं होता। एनर्जी यहाँ न तो क्रिएट होती है ना लॉस होती है, बस एनर्जी का यहाँ पर क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कहीं पर बहुत ज्यादा होती है तो कहीं पर एनर्जी बहुत कम होती है। जहां जितनी कम होती है दूसरी जगह एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब एनर्जी यहां से वहां, वहां से यहां शिफ्ट हो जाती है। एनर्जी का ये शिफ्टिंग का जो फिनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो एनर्जी का यहां से वहां शिफ्टिंग का जो फिनोमेना इसको बोलते हैं एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना, और उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं आपको, इन सबको मैथ में भी प्रूव करेंगे, आपको कैसे होता है ये समझाऊंगा मैं आपको। लेकिन ध्यान रखें जब इंटरफेरेंस की बात हो तो ध्यान रखें यहाँ इंटेंसिटी पोजीशन का फंक्शन होती है, पोजीशन के साथ चेंज होती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता, बस एनर्जी का यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये कैसे होता है देखो, आगे चलते हैं और एक बात बहुत और समझे। यहां पर मैंने कंडीशन क्या रखी इंटरफेरेंस के लिए, कि वेव का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, वेव कोहेरेंट होना चाहिए और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए सुपर इंपोज होना चाहिए, तो इंटरफेरेंस होता है। तो क्या बताइए, इंटरफेरेंस के लिए वेव का एम्पलीट्यूड भी सेम होना एसेंशियल कंडीशन है क्या? बोले वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना एसेंशियल कंडीशन नहीं होता, ये उनका फेवरेबल कंडीशन होता है। बच्चों अगर वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ सेम नहीं भी हुआ है ना, तब भी इंटरफेरेंस तो हो जाता है। पर हाँ, अगर एम्पलीट्यूड सेम हुआ तो इंटरफेरेंस अच्छा होता है, बेस्ट होता है, परफेक्ट होता है। ध्यान रखेंगे एम्पलीट्यूड सेम होना एसेंशियल कंडीशन नहीं है, पर अगर एम्पलीट्यूड सेम हुआ तो भी इंटरफेरेंस तो है। एम्पलीट्यूड सेम होना एसेंशियल कंडीशन नहीं है, फेवरेबल कंडीशन है। अगर एम्पलीट्यूड सेम होता है तो इंटरफेरेंस अच्छा होता है, बेस्ट होता है। पर अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं भी हुआ तब भी इंटरफेरेंस तो होता है। बोलो बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। अब यहाँ एक वर्ड आया था कोहेरेंट वेव्स, आपने पढ़ लिया होगा बहुत अच्छा। कोहेरेंट वेव्स क्या होती है? तो बच्चों समझे, ऐसी वेव जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, हम वेव्स को बोलते हैं कोहेरेंट वेव्स। Wave for which phase difference remains constant with respect to time at a particular position medium called as coherent waves। ये इंपॉर्टेंट है। जब भी दो वेव देखो, मान लीजिए दो वेव मीडियम में ट्रेवल करते हुए सुपर इंपोज हो रही है, मान लीजिए इस पोजीशन पे हो रही और यहां पर इनका फेज डिफरेंस π/6 है, तो जिंदगी भर इनका फेज डिफरेंस यहां पर π/6 रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। हाँ, पोजीशन बदल दूं तो फेज डिफरेंस बदल सकता है, हो सकता है यहाँ फेज डिफरेंस π/6 हो सकता है फेज डिफरेंस यहाँ पर π/3 हो। पोजीशन बदलता हूं तो फेज डिफरेंस बदल सकता है, पर एक ही पोजीशन पे जो फेज डिफरेंस हो गया वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। ऐसा वेव कोहेरेंट वेव्स कहलाता है। Wave for which phase difference remains constant with respect to time at a particular position is called as coherent wave। हम ध्यान रखेंगे कोहेरेंट वेव्स कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और कोहेरेंट सोर्स ऐसे सेकेंडरी सोर्स जिनका प्राइमरी सोर्स सेम होता है। आपको पता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था उसने, तो एक सोर्स यहाँ पर था एस, है ना, उस सोर्स ने क्या दो सोर्स बनाए थे एस1 और एस2, और ये दोनों सोर्स एक ही सोर्स से बनते हैं, एक ही सोर्स से बनते हैं, तो ये सेकेंडरी सोर्स क्या कहलाते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एन तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है एन, और इनसे निकलने वाली जो वेव होती है वो क्या होती है, कोहेरेंट वेव्स होती है। ये सब पढ़ चुके हैं आप, ध्यान रखेंगे। पर ऐसी वेव जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, पोजीशन के साथ चेंज हो जाता है पर टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं, तो वेव को बोलते हैं कोहेरेंट वेव्स। तो इस तरह की वेव जब मीडियम में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है तो फिनोमेना इंटरफेरेंस होता है। कैसे होता है बात करता हूं मैं आपके सामने। ये टाइम में एक्सटेंड कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जो बातें मैंने बोली ना इसी को मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे हम। अब देखो मैथ में आई ये फिनोमेना कैसे होता है।
मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो सोर्स यहाँ पर S1 और S2 दोनों सोर्स हैं। ये दोनों सोर्स ऐसे हैं जो एक ही सोर्स से बने हैं, या यूं कहते हैं कि दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स है, दोनों का फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम सेम है। दोनों सोर्स मीडियम में वेव बनाते हैं, ये वेव मीडियम में ट्रेवल करती हुई पी पॉइंट पे मिलती है। कहां मिलती है बेटा? पी पॉइंट पे मिल रही है। पी पॉइंट यहां पर है, देखो हम ये पी पॉइंट पे वेव को सुपर इंपोज करा रहे हैं, मतलब पी पॉइंट पर हम इंटरफेरेंस को बात करें। ये फॉर्मूला जो हो रहा है पी पॉइंट पर सुपरपोजिशन हो रहा है, पी पॉइंट पे इंटरफेरेंस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो पी पॉइंट पर यहां पर होगा, ये एक बात और ध्यान रखें, इंटरफेरेंस जो पढ़ रहे हैं ये पॉइंट फिनोमेना है, किसी मीडियम के किसी पॉइंट पर किसी पोजीशन में डिस्कस किया जाता है। तो ये फॉर्मूला जो मैं पढ़ रहा हूं पी पॉइंट पे पढ़ रहा हूं। अब देखो पी पॉइंट पे क्या हो रहा है, S1 सोर्स से वेव बनाता है, ये वेव मीडियम में ट्रेवल करके यहां पर पहुंचती है, मान लीजिए डिस्टेंस चलती है x, और S2 सोर्स यहां पर है तो थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा चलता है, मान लीजिए चलता है x प्लस डेल्टा x। तो ये वेव यहां से चल के यहां पहुंची और यहां पर जो प्रेजेंट पार्टिकल है उसको अपना एनर्जी देती है, डिस्प्लेसमेंट देती है, और उसको मैं बोलता हूं सपोज y1, और y1 का मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, तो ये है a1 sin ओमेगा t माइनस के x। कितना चला? x, इसलिए माइनस के x, और ये कितना चला? x प्लस डेल्टा x, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? a2 sin ओमेगा t माइनस के x प्लस डेल्टा x। तो ये y1 और y2, ये y1 है और ये y2 है, दो डिस्प्लेसमेंट है मीडियम में, यहां पर इस पार्ट को मिल रहे हैं इन दोनों सोर्स से, और इन दोनों का क्या हो रहा है? सुपरपोजिशन हो रहा है। तो आप बताइए, दो जो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आए उसकी इक्वेशन क्या आई? a1 sin ओमेगा t माइनस x, और एक और क्या है? a sin ओमेगा t माइनस के x प्लस डेल्टा x। बस ध्यान रखिए ये a1 a2 अलग अलग मान लेता हूं एक मिनट के लिए, ये a1 है और ये a2। अब ये कहने को दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है जो दो सोर्सेस को मिले हैं पार्टली पी को, या यूं कहते हैं दो अलग अलग वेव है जो ये पॉइंट पी पे जाके सुपर इंपोज हो रही है। अब आप बताओ ये दोनों वेव जब पॉइंट पी पे सुपर इंपोज होती है तो पी पॉइंट पे इनका डेल्टा फाई कितना आया? बोले पी पॉइंट पे इनका डेल्टा फाई अगर मैं लिखूं तो ये आएगा के डेल्टा एक्स। देखो इसका फेज एंगल कितना? ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसका कितना हो गया? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा? के डेल्टा एक्स। डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा? के डेल्टा एक्स। अब के डेल्टा एक्स क्यों आया? तो बोले के यहां पर देखो ना, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स और ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो कट ही जाएगा, और क्या बचा? के डेल्टा एक्स। और के को क्या बोलते हैं? 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। मतलब इन वेव का फेज डिफरेंस जो आ रहा है ना वो 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स आता है। ध्यान से देखो, ये फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करता, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है लेकिन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये वेव कैसी? कोहेरेंट वेव है। और अगर ये वेव कोहेरेंट है, आपको पता है ना कोहेरेंट का मतलब क्या था? ऐसी वेव जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट होता है। तो बच्चों यहाँ पर फेज डिफरेंस जो आया वो एक्स पर डिपेंड करता है लेकिन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब वेव कोहेरेंट वेव्स है, और अगर वेव कोहेरेंट है तो इनकी फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली सेम होती है। दोनों की ओमेगा ओमेगा फ्रीक्वेंसी सेम है, और दोनों सेम रेशियो में ट्रेवल कर रही है। ओमेगा टी माइनस एक्स, ओमेगा टी माइनस एक्स दोनों सेम रेशियो में ट्रेवल कर रही है और सुपर इंपोज होती है पी पॉइंट पर। तो यहाँ पर एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनता है और वो कुछ ऐसा होता है। ये दो वेव हैं, दोनों प्रोग्रेसिव वेव हैं, और अगर दोनों मीडियम में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है पी पॉइंट पर, तो पी पॉइंट पर जो प्रेजेंट पार्टिकल है उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसा होता है। उसमें दो बातें बदलती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, एक उसका डायरेक्शन। हमारा इंटरेस्ट है केवल मैग्नीट्यूड में। बताओ ये जो ए है वो उसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। बोलो ना यार बच्चों, इसको स्क्वायरिंग करके लिखो तो ये ऐसा आ जाएगा। और हम पता है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, इसलिए ये फॉर्मूला इंटेंसिटी में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई होता है। I1 कौन है? पहली वेव की इंटेंसिटी। I2 कौन है? दूसरी वेव की इंटेंसिटी। तो I कौन है? रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी। और ये इंटेंसिटी रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहां पर बनता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। ध्यान से देखो ये इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? डेल्टा फाई पर डिपेंड कर रही है। और डेल्टा फाई कौन है? फेज डिफरेंस बिटवीन कोहेरेंट वेव्स, और वो ऐसा है जो टाइम के साथ क्या है? कांस्टेंट है, बट पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है। बच्चों डेल्टा फाई ये कोहेरेंट वेव का फेज डिफरेंस है, और ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। और जब ये पोजीशन पे डिपेंड करता है तो इंटेंसिटी भी पोजीशन पे डिपेंड करती है। पोजीशन के साथ इंटेंसिटी वेरी करती है, कहीं पर मैक्सिमम कहीं पर मिनिमम होता है। हम इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना सब लोग। बताइए इंटरफेरेंस फिनोमेना के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल टर्म कौन है? जिसकी वजह से ये हो रहा है वो कौन है? कोई बता सकता है आपकी क्लास में? आपने सबने इंटरफेरेंस पढ़ा ना? बता दिया एक बच्चे ने, विशाल ने बता दिया, और वो है कोहेरेंट। मैं आपको वही समझा रहा हूं। बच्चों इंटरफेरेंस जो फिनोमेना हो रहा है उसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल जो टर्म है वो कौन है? वो टर्म यहां पर है कोहेरेंट वर्ड, कोहेरेंट व्यूज। वेव कोहेरेंट होनी चाहिए।
अरे वेव कोहेरेंट है तभी तो उनका फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और जब टाइम पर फेज डिफरेंस डिपेंड नहीं करता है तो इंटेंसिटी भी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी, वो डेल्टा फाई पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसलिए इंटेंसिटी पोजीशन पे डिपेंड करेगी, हम इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो अगर आपसे कोई वर्ड पूछे एक कि बताइए यहाँ पर इंटरफेरेंस के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल टर्म कौन है, तो बोले कोहेरेंसी, वेव की कोहेरेंसी होना, वेव कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए, तो ये इंटरफेरेंस होगा। अब देखो डेल्टा फाई यहाँ पर है और डेल्टा फाई पोजीशन पे डिपेंड करता है, पोजीशन वेरी करता है और इसलिए इंटेंसिटी भी वेरी करती है, कहीं पर मैक्सिमम कहीं पर मिनिमम होता है। तो पोजीशन के हिसाब से इंटेंसिटी वेरी करती है, तो इंटेंसिटी की वैल्यू के बेस पे अपना दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं हम लोग, एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव के लिए बोलेंगे कोस डेल्टा फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, +1। बच्चों कोस डेल्टा फाई बोलेंगे, ये डेल्टा फाई ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, तो डेल्टा फाई यहाँ पर, तो कोस डेल्टा फाई का वैल्यू कितना होगा, +1 मैक्सिमम वैल्यू, और डिस्ट्रक्टिव के लिए कोस डेल्टा फाई का वैल्यू क्या होगा, -1। और अगर ये 1 है तो ये तभी हो सकता है जब यहाँ पर डेल्टा फाई का वैल्यू कितना हो, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई, जनरल पार्ट डिफरेंस कितना लिया, 2n पाई। तो जब जब भी इस तरह का फेज डिफरेंस होगा तो यहाँ पर कोस का वैल्यू 1 होगा और इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। बच्चों ये फेज डिफरेंस है तो बताओ पार्ट डिफरेंस लिख सकते हैं, क्योंकि ये फेज डिफरेंस डिपेंड किस पर करता है, पार्ट डिफरेंस पर, तो ये कितना होगा, 0 लैम्डा 2 लैम्डा होगा। अबे 0 है तो ये भी 0, ये 2 पाई तो ये लैम्डा, ये 4 पाई तो ये क्या होगा, 2 लैम्डा ऐसा होगा, n लैम्डा, n 2n पाई तो ये क्या होगा, n लैम्डा होगा। बस n का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 0 1 2 3 लिखते हैं। तो जब जब भी इस तरह का फेज डिफरेंस हुआ या इस तरह का पार्ट डिफरेंस हुआ तो कोस का वैल्यू 1, इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, मैक्सिमम, a1 + a2 होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऐसी होगी, इसको मिलाकर ऐसा बोल सकते हैं √I1 + √I2 का होल स्क्वायर मैक्सिमम होगा। ऐसे कोस का वैल्यू अगर मिनिमम हुआ -1, तो बताओ यहाँ पर डेल्टा फाई का वैल्यू कितना होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, 2n + 1 पाई। पाई का ओड मल्टीपल टर्म होगा, ये जनरल पार्ट डिफरेंस ध्यान रखना, 2n + 1 पाई। बच्चों n का वैल्यू कहां से लिखते हैं, 0 1 2 n का वैल्यू 0 पुट करो इसमें, तो ये पाई पहला बार आ जाना चाहिए, अगर आ रहा है तो हमने सही लिखा है, 2n + 1 पाई। फेज डिफरेंस कितना होगा, पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2, पाई का मतलब λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। जब जब भी इस तरह का पार्ट डिफरेंस हुआ है, जब जब भी इस तरह का फेज डिफरेंस हुआ तो कोस का वैल्यू 1 होगा, -1 होगा, इंटेंसिटी मिनिमम होगी, और जब इंटेंसिटी मिनिमम तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, मिनिमम होगा। बताओ मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, a1 डिफरेंस है 2, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, बताओ आई मिनिमम कितना होगा, I1 + I2 + 2 √I1 I2 को I1 + I2 - 2 √I1 I2 होता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो बोलेंगे √I1 - √I2 का होल स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा, मिनिमम। ये सब पढ़ चुके हैं यार आप लोग। अब एक बात और सुनना, हमने ये जो डेरिवेशन आपको पढ़ाया है, ये इंटेंसिटी हम जो बात कर रहे हैं, कहां पे बात करें बेटा, पी पॉइंट पे बात कर रहे हैं। बताओ पी पॉइंट पर जब वेव चली थी तो एक वेव चली थी x और ये कितना चली थी, x + डेल्टा x। बताओ इस पी पॉइंट पर दोनों वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना था, डेल्टा x था ना, डेल्टा x। अगर ये पार्ट डिफरेंस, अगर ये पार्ट डिफरेंस 0, डेल्टा x जो पार्ट डिफरेंस है 0 लैम्डा 2 लैम्डा के ऑर्डर का है, n लैम्डा के ऑर्डर का है, तो बताइए वहां पर इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर ये डेल्टा x यहाँ पर पाई, 3 पाई, 5 पाई है, या इनके दे λ/2, 3 λ/2 के ऑर्डर का है, तो तुम्हारा इंटरफेरेंस कैसा हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये ध्यान रखे, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना बेटा, मतलब जो मैंने आपको डेरिवेशन करा ना, बेसिकली वो डेरिवेशन नहीं है, वो एक प्रकार का क्वेश्चन है। जब भी इंटरफेरेंस का क्वेश्चन आता है तो उसको सोल्व करने का तरीका है ये। हमेशा क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम बना के देता है और एक पॉइंट मार्क करता है, उस पॉइंट पे पूछता है बताओ यहाँ पर इंटरफेरेंस कैसा है, तो उसको करने का तरीका हो गया। जिस पॉइंट पर भी इंटरफेरेंस देखना है उस पॉइंट पर पहले वेव को लेकर आते हैं, दोनों सोर्स से एक एक वेव, जो कोरेंट वेव्स वहां पर आके मिलती है उनको लेकर आते हैं, और लेके आने के बाद उनके पाथ को स्टडी करते हैं, और जो भी उनका पाथ आता है उनका पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, पाथ डिफरेंस। उस पाथ डिफरेंस से हम लोग फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, और फेज डिफरेंस अगर आपके पास आ जाता है तो आप वहां पर इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वहां किस टाइप का इंटरफेरेंस हो रहा है ये आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, पढ़िए और सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, जाने की जल्दी मत करिए, 10 मिनट और बढ़ा रहा हूं मैं टाइम को, घबराना मत। अभी ये क्वेश्चन करिए आप, क्वेश्चन करने अब अपन को। मैंने कहा मेरे पास दो सोर्स है, एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है, दोनों कोहेरेंट सोर्स है। एक बात मैं आपको समझा दूं, दोनों कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट वर्ड आ जाए तो समझ जाना क्वेश्चन किसका, इंटरफेरेंस का। ये दोनों कोहेरेंट सोर्स है।
एक बात मैं आपको सुना दूं, दोनों सोर्स की यहाँ पर इंटेंसिटी साउंड की बिल्कुल सेम सेम है, ये आई और ये भी इंटेंसिटी आई आई, और दोनों का सेपरेशन 4 मीटर है। देयर का क्वेश्चन आपसे बोला कि अगर वेव का बैलून 3 मीटर है तो आपसे पूछा पी और क्यू जो पॉइंट है, पी और क्यू पॉइंट, उन दोनों पॉइंट पर इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा। दोनों पॉइंट पर इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है आपसे। तैयार है सब लोग? उमेश तिवारी आंसर 1 आ गया, वेरी गुड बेटा भाई तेरे पिछला। आपसे बोला कि दो पॉइंट पी और क्यू दोनों पर इंटेंसिटी का रेशियो कितना है, तो एक काम करें, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है मेरे पास, मैं पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर अलग अलग इंटेंसिटी डिस्कस कर लूं और जो भी इंटेंसिटी आएगा उसका रेशियो कर लेंगे। चलो सबसे पहले पी पॉइंट पे बात करते हैं। सब लोग बताना पी पॉइंट पर अगर देखें तो पहले पी पॉइंट पे इंटेंसिटी देखना चाहते हैं तो पी पॉइंट पे इंटरफेस देखना पड़ेगा, और इंटरफेस किनका होता है, वेव्स का। वेव कौन बनाते हैं, सोर्स। तो जब पी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं तो पी पॉइंट पर वेव्स को लेकर आएंगे। एक तो S1 सोर्स से वेव आएगी ऐसे, और एक S2 सोर्स से वेव आएगी यहां पर ऐसे, और दोनों वेव जब यहां पर आएगी मिलेगी तो इंटरफेरेंस होगा। अब आप बताइए जब यहां पे इंटरफेरेंस होगा पी पॉइंट पे तो डेल्टा एक्स कितना होगा, इन दोनों का डेल्टा एक्स कितना है। बोले एक वेव तो चली 4 + 3 7 मीटर, माइनस एक चला यहां पर 3 मीटर, तो बताओ कितना हो गया 4 मीटर। मतलब मेरे को समझ में आ गया इस क्वेश्चन में अगर पी पॉइंट पर देखा जाए तो पी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस कितना होगा, पी पॉइंट पर दोनों व्यू का पार्ट डिफरेंस कितना होगा 4 मीटर। जिस पॉइंट पर भी इंटरफेरेंस देखना है उस पॉइंट पर व्यू को लेकर आएंगे और पार्ट डिफरेंस निकाल लेंगे। बोलो यार, पार्ट डिफरेंस कितना होगा 4 मीटर। अब जब पार्ट डिफरेंस 4 मीटर है और क्वेश्चन में अगर देखिए लेमडा आपको दे रखा 3 मीटर, तो आप डेल्टा फाई निकाल सकते हैं। तो डेल्टा फाई का फॉर्मूला क्या होगा, बोले 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। सॉल्व करेंगे तो 2 पाई अपॉन 2 पाई, लेमडा का वैल्यू कितना, बोले 3, और डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना 4। सॉल्व कर लो कितना आएगा, ये 8 पाई बाई 3 होगा। क्वेश्चन में अगर देखें तो डेल्टा फाई का वैल्यू 8 पाई बाई 3 होगा। अब ध्यान से देखो, डेल्टा फाई का वैल्यू 8 पाई बाई 3 है। अब हम इस डेल्टा फाई को यूज करेंगे कोस में और इंटर से निकाल लेंगे। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि 8 पाई बाई 3 यहां बड़ा एंगल है थोड़ा सा, और जब एंगल बड़ा है तो उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बोले सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बोले 3 से उसको डिवाइड करो। जब 3 से उसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 होगा। ऐसा कर सकता हूं क्या मैं, बिल्कुल कर सकता हूं। देखो 3 इंटू 2 कितना होगा 6, 6 पाई प्लस 2 पाई कितना होगा 8 पाई बाई 3। तो ध्यान रखिए ये 8 पाई बाई 3 एंगल बड़ा होता है, और जब हम उसको यूज करते हैं सोल्व करते हैं तो उसको छोटा करना पड़ता है। छोटा कैसे करेंगे, बोले इसमें जो भी 2 पाई का मल्टीपल टर्म है, पाई का इवन टर्म मल्टीपल, उसको अलग कर देंगे, वो हमारे लिए जीरो जैसा व्यवहार करता है। तो हमारे लिए 2 पाई यहां पर है और इसको मैं जीरो मान लूंगा। तो बताओ एंगल कितना बन जाएगा 2 पाई बाई 3। तो ये 2 पाई बाई 3 जो एंगल है ना, ये डिसाइड करेगा यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी। ये समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूं। अगर आपको कभी ऐसा समझ में नहीं आया तो एक काम कर सकते, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो आप। 8 पाई बाई 3 कितना डिग्री है, बताओ कितना डिग्री है। 8 पाई बाई 3 यहां पर 480 डिग्री है। अब 480 डिग्री में हम क्या करेंगे, 360 को माइनस कर देंगे। तो बताओ एंगल कितना बचा 120। तो 480 का मतलब 120 डिग्री होता है बेसिकली, बोलो। तो एंगल यहां पर 120। अब आपसे इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, बोले आई पी पर अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, दोनों की इंटेंसिटी यहां पर सेम सेम है तो इसको लिखेंगे आई, और ये होगा आई, और ये होगा 2 आई आई मतलब आई स्क्वायर, और ये होगा cos 120 2 पाई बाई 3। सॉल्व करेंगे बेटा तो ये कितना होगा 2i, और यहां पर भी होगा ये 2i, और यहां पर इसको लिखेंगे ये होगा -12। सॉल्व कर लो तो ये इंटेंसिटी यहां पर कितना होगा i होगा। तो समझ में आ गया कि आईपी की वैल्यू कितनी होगी आई। अब बात करते हैं क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट भी अगर वेव को लेकर आएंगे तो बोले एक वेव यहां पर स्ट्रेट ऐसे चलेगी और एक वेव यहां पर स्ट्रेट ऐसे चलेगी। जिस पॉइंट पर भी इंटरवल देखना ना उस पॉइंट पर वेव को लेकर आओ। ये वेव यहां पर ऐसे चली, ये वेव यहां पर ऐसे चली, बताओ ये कितना चली 5 मीटर, ये वेव कितना चली 3 मीटर। तो क्यू पॉइंट के लिए अगर डिस्कस करूं मैं तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, बोले पार्ट डिफरेंस क्यू पॉइंट पर अगर देखें तो 5 मीटर माइनस 3 मीटर होगा, कितना होगा 2 मीटर होगा। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू यहां पर 2 मीटर है, तो डेल्टा फाई आपके पास कितना होगा, बोले 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। सॉल्व कर ले तो बताओ ये आएगा 2 पाई और यहां पर होगा 3, और ये डेल्टा एक्स कितना होगा 2। अल्टीमेटली यहां पर अगर देखें तो ये डेल्टा फाई 4 पाई बाई 3 होगा। अब 4 पाई बाई 3 आप ध्यान से देखो, 4 पाई बाई 3 को बोल सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3। यस, अब ध्यान से देखो पाई प्लस पाई बाई 3, तो ऐसा नहीं पाई को जीरो मान ले, पाई तो छोटा टर्म है। पाई यहां पर अगर देखें तो पाई का इवन टर्म मल्टीपल नहीं है, और पाई अकेला है बॉड मल्टीपल टर्म में, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं जीरो मान लेंगे। ये पूरा एंगल यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा एंगल अगर देखें तो 2 पाई से छोटा है।
जब पूरा एंगल 2 बाय से छोटा तो हम उसको यूज करेंगे, तो बताओ ये क्या होगा, देखो इंटरसेक्ट निकालें हम लोग। तो आई क्यू पर अगर देखें तो आई क्यू कितना होगा, बोले आई प्लस यहाँ पर होगा आई प्लस यहाँ पर होगा 2i और ये होगा cos पाई प्लस पाई बाय 3। अब बताओ cos पाई प्लस पाई बाय 3 कौन सा क्वाड्रेंट है ये, बोले थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, बोले cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और ये होगा cos पाई बाय 3 होगा। सोल्व कर लो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा -हाफ, सोल्व करेंगे तो कितना होगा आई होगा। कहने का मतलब आई क्यू भी कितना होगा आई और आई पी भी कितना होगा आई, तो रेशियो कितना होगा आई पी अपॉन आई क्यू, रेशियो जो होगा ना वो 1:1 होगा। तो क्वेश्चन में है नेगेटिव -हाफ है ना, -हाफ तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आई हो जाएगा। तो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन भी और अच्छा क्वेश्चन भी है, तो कोई क्वेश्चन करने का तरीका भी है, जिस पॉइंट पे भी इंटरवल देखना है उस पॉइंट पे व्यूज को लेकर आएंगे और व्यू को लेकर आने के बाद उनका पार्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे और पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे। इस तरह से उसको एंगल को सिंप्लीफाई भी हमें करना होता है और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपको बोला ये 2 लाउड स्पीकर है और दोनों लाउड स्पीकर है ना, डायग्राम आपको दिखा रखे, दोनों यहाँ पर अगर देखें तो दोनों का साउंड, निकलने वाला साउंड यहाँ पर सेम एम्पलीट्यूड का है, सेम फ्रीक्वेंसी का है। 2 loudspeaker as shown in figure below separated by the distance 3 meter are in phase, दोनों फेज में है, सेम फेज में बना है। Assume that the amplitude of the sound from the speaker is approximately same the position of listener who is at distance 4 meter from the one speaker। एक स्पीकर के सामने का आदमी यहाँ पर है और वो साउंड सुन रहा है, इसका डिस्टेंस 4 मीटर है। आपसे बोला गया है कि फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द लिसनर हियर मिनिमम सिग्नल। मिनिमम सिग्नल का मतलब समझे आप, मिनिमम इंटेंसिटी वो सुन रहा है। तो आपसे बोला साउंड की फ्रीक्वेंसी वो बतानी जिसके लिए आदमी मिनिमम साउंड इंटेंसिटी यहां पर सुने। बताओ मिनिमम साउंड इंटेंसिटी सुनने का मतलब क्या समझे आप, मिनिमम इंटेंसिटी सुनने का मतलब समझे आप, मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब उसके ईयर ड्रम पर इंटरफेरेंस डीआई हो रहा है। तो बच्चों अगर इंटरफेरेंस यहां पर डीआई हो रहा है तो आपसे पूछा कि ऐसी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए इस क्वेश्चन में ये आदमी मिनिमम साउंड की इंटेंसिटी सुनेगा। इसका मतलब इसके ईयर ड्रम पर अगर देखें तो यहां पर इंटरफेरेंस, देखो मैं सोल्व यहां कर रहा हूं, इसके ईयर ड्रम पर डीआई इंटरफेरेंस हो रहा है और डीआई इंटरफेरेंस के लिए अगर देखा जाए तो डेल्टा एक्स कितना होगा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले 2n+1 λ/2। याद करो, पढ़ाया था मैंने आपको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मिनिमम इंटेंसिटी वो सुन रहा है, इसका मतलब उसके ईयर ड्रम पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, 2n+1 λ/2। अगर ये कंस्ट्रक्टिव होता तो n λ, अरे कंस्ट्रक्टिव होता तो क्या होता, n λ होता, लेकिन डिस्ट्रक्टिव बोला है तो क्या बोलेंगे, 2n+1 λ/2। अब आप बताओ इस डायग्राम में ये आदमी मिनिमम साउंड इंटेंसिटी सुन रहा है, इसका मतलब इस डायग्राम में जो भी वेव का पाथ डिफरेंस है वो इस ऑर्डर का होगा। तो एक काम करें, डायग्राम का जो पाथ डिफरेंस है वो निकाल लें। तो बोले फ्रॉम डायग्राम, बताओ डायग्राम का पाथ डिफरेंस कितना होगा। बोले डायग्राम का जो पाथ डिफरेंस है, देखो यहाँ पर क्या होगा, एक वेव तो यहाँ पर स्ट्रेट ऐसे जाएगी और एक वेव यहाँ पर ऐसे जाएगी। ये तो कितना चला 4 मीटर, लेकिन ये कितना चलेगा 5 मीटर चलेगा। तो डायग्राम से अगर पार्ट डिफरेंस की बात करें तो एक तो वेव चलेगी 5 मीटर, एक वेव चलेगी 4 मीटर, अल्टीमेटली ये क्या हो गया 1 मीटर। बच्चों इस डायग्राम में अगर वेव का पार्ट डिफरेंस देखे तो वो 1 मीटर आता है और इस कंडीशन में ये आदमी क्या सुन रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट डिफरेंस 1 मीटर आया ना, ये डीआई के ऑर्डर का पार्ट डिफरेंस है। ये वाला पार्ट डिफरेंस इसके बराबर है, इसके तुल्य है, इसके जैसा है, इसके इक्वल है, तो ये तो ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि मिनिमम सुन रहा है, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस ऐसा होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस है कितना, बोले 1 मीटर, तो यहां पर ये होता तो ये है और होना ये चाहिए, इसको इन दोनों को बराबर कर देंगे, इन दोनों को इक्वल करो, इक्वल करेंगे तो क्या होगा 2n+1 λ/2 यहां पर करेंगे और ये 1 के बराबर। तो बताओ इस क्वेश्चन में लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, 2/2n+1। मेरे पास लैम्डा आ गया। दो तरह के पार्ट डिफरेंस है, डायग्राम का पार्ट डिफरेंस है और एक कॉन्सेप्ट का पार्ट डिफरेंस है। थ्योरेटिकली दोनों को इक्वल करेंगे तो लैम्डा आपके पास आता है। अब आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी पूछी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v अपॉन लैम्डा होता है। सॉल्व करो, v कितना, बोले v हमें दे रखा 330 और यहाँ पर लैम्डा कितना 2 और 2n+1 यहाँ पर हो। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेटा 165, 2n+1 होता है। अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी को अगर मैं स्टडी करूं तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होगा 165, 2n+1। अब आप बताइए n का वैल्यू क्या होता है, हमने पढ़ा भी है, n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, n का वैल्यू 0 है तो बताओ पहला फ्रीक्वेंसी कितना आएगा 165 हर्ट्ज हो जाएगा।
एन का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 है तो बताओ पहला फ्रीक्वेंसी कितना होगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 495 हर्ट्ज हो जाएगा। और एन का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो तीसरा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितना होगा, 825 होगा। कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए साउंड यहाँ पर इंटेंसिटी क्या सुनेगा, मिनिमम सुनेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं समझ रहा हूं कि आप ही समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर इतना सा ये कि ये v अपॉन लेमडा है और इसको सोल्व करेंगे तो 2n+1 लेमडा है ना, सोल्व कर लेंगे तो ये पार्ट डिफरेंस यहाँ होना चाहिए और ये होता है, दोनों को इक्वल करेंगे लेमडा आपके पास आ जाएगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन में इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनता ही आदमी, सिग्नल मैक्सिमम सुनता तो क्या होगा, अरे मैक्सिमम होता तो ये n लेमडा होता, तो n लेमडा इक्वल टू क्या होगा, 1 मीटर। तो लेमडा का वैल्यू कितना होगा, 1 अपॉन n। बोलो n लेमडा इक्वल टू क्या होगा, 1, तो लेमडा का वैल्यू 1 अपॉन n हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन n। सोल्व करेंगे तो वो आएगा 330 इंटू n। तो फिर उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 330, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 330, 660 एंड सो ऑन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ध्यान रखेंगे ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की बात नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ये एक काम करें, थोड़ा सा और हम देख लें, फॉर्मूला देख लें, रिवाइज कराता हूं, आप ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इंटरफेरेंस की बात करें तो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, आप सब जानते हैं। पहला फॉर्मूला तो हम लिखे I1 प्लस है ना, I1 अपॉन I2 का रेशियो कितना होगा, A1 अपॉन A2 का स्क्वायर। मेरे पास दो वेव हैं, एक का एम्पलीट्यूड A1 और एक का एम्पलीट्यूड A2 है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगी, सेम, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं। तो I1 अपॉन I2 का रेशियो क्या होगा, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। बोलो। अब यहाँ पर हम बोलते हैं I मैक्स अपॉन I मिनिमम बनती है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी I मैक्स I मिनिमम का रेशियो कितना होगा, बोले A मैक्स अपॉन A मिनिमम का रेशियो होता है, और इसको बोलते हैं A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है। A मैक्स जानते हैं ना कितना होता है, A1 प्लस A2, और ये कितना होता है, A माइनस A2 का होल स्क्वायर। इसी को इंटेंसिटी के फॉर्म में अगर डिस्कस करें तो क्या बोलते हैं, I मैक्स अपॉन I मिनिमम का होता है रूट I1 प्लस रूट I2 रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले एक ही है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया। अगर हमें इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड दे रखे तो हम ये यूज करेंगे, A1 प्लस A2 A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ पर I मैक्स I मिनिमम दिया है तो मैं यहाँ पर I1 I2 दिया तो ये फॉर्मूला ऐसे यूज करते हैं, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है। एक बार यहाँ पर और आता है I एवरेज, और एवरेज क्या करते हैं, I मैक्स प्लस I मिनिमम बाई 2 कर लेते हैं। तो I मैक्स प्लस I मिनिमम बाई 2 करते हैं, ये एवरेज करने का तरीका होता है। और अगर यहाँ देखें तो I मैक्स का वैल्यू कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, और ये होगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2 अपॉन 2। सॉल्व करते वैल्यू कितनी आती है, I1 अपॉन I1 प्लस I2 आता है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ये I एवरेज इंटेंसिटी, और ये दोनों वेव की इंडिविजुअल इंटेंसिटी का सीधे सीधा सम आता है। मेरे पास दो वेव है, एक की इंटेंसिटी I1 एक की इंटेंसिटी I2, तो बताओ I एवरेज कितना होगा, बोले इन दोनों का सीधा सीधा सम होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास 3 वेव है, मेरे पास n व्यूज है, तो बताओ I एवरेज कितना होगा, उन सबकी इंटेंसिटी का सीधा सीधा सम आता है। तो ध्यान रखिए, बोलते एवरेज है लेकिन ये बेसिकली टोटल इंटेंसिटी को शो करने वाला वर्ड होता है। I एवरेज तो इसलिए बोलते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा यहाँ होता है और उसके एवरेज करने से ये डेटा आता है, पर ये इंडिविजुअल इंटेंसिटी का एवरेज नहीं होता, उनका तो सीधा सीधा क्या होता है, सम होता है। ध्यान रखेंगे। फिर एक वर्ड और आता है डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, ये सब पढ़ते हैं आप लाइट में। एफ डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न को बोलते हैं डिग्री ऑफ हियरिंग, या इसको बोलते हैं लाइट में डिग्री ऑफ विजिबिलिटी। ये परसेंटेज में होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है I मैक्स माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्स प्लस I मिनिमम इनटू 100 होता है। ये परसेंटेज में होने की वजह से राइट में इनटू 100 बोल देते हैं बेटा। और ये ध्यान रखिए, फॉर्मूला ऐसा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा 2 साल पहले, ऊपर माइनस आता है इस फॉर्मूले में और नीचे प्लस आता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ऊपर माइनस नीचे प्लस। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100% होती है, और अगर किसी इंटरफेरेंस की डिग्री 100% की होती है तो बोलते हैं इंटरफेरेंस को परफेक्ट इंटरफेरेंस, बेस्ट इंटरफेरेंस। मतलब हम अगर कोई साउंड सुन रहे हैं उसकी डिग्री अगर 100% की है तो वो बेस्ट इंटरफेरेंस है, कॉन्ट्रास्ट है, उससे ज्यादा क्लियर कॉन्ट्रास्ट हम उसको सुन नहीं सकते। तो एक बड़ी और आता है यहाँ पर, अगर डिग्री 100% है तो इसको बोलते हैं परफेक्ट इंटरफेरेंस। तो एक वर्ड आया परफेक्ट इंटरफेरेंस, जो उसकी कंडीशंस भी होती है कुछ, और ये कुछ कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अगर कोई इंटरफेरेंस परफेक्ट है, बेस्ट है, तो उसके लिए कंडीशन है पहले कि उसकी डिग्री कैसे होनी चाहिए, 100% की होनी चाहिए। यस, अगर कोई इंटरफेरेंस परफेक्ट है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, 100% की होगी। और 100% अगर है तो ये तभी हो सकता है जब I मिनिमम यहाँ पर 0 हो, और अगर ये 0 हो तो I1 I2 दोनों सेम होंगे, और I1 I2 अगर सेम है तो दोनों वेव के एम्पलीट्यूड भी सेम होंगे। तो ये ध्यान रखो, मैंने बताया भी था कि सेम एम्पलीट्यूड इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन, इट इज अ फेवरेबल कंडीशन। दोनों एम्पलीट्यूड यहाँ पर सेम सेम होंगे, सेम सेम है तो इंटरफेरेंस क्या होता है, बेस्ट होता है, परफेक्ट होता है। और अगर A1 I2 सेम है तो A मैक्स कितना होगा, 2 है, और A मिनिमम कितना होगा, 0, और I मैक्स का वैल्यू क्या होगा, 4 है। ये सब वो कंडीशन है जब जब इंटरफेरेंस क्या होता है, बेस्ट होता है, परफेक्ट होता है। इन सब पर क्वेश्चन बनते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म पर। ओके, लिंक मैं आपको भेज रहा हूं बेटा,
लिंक आप देख लेंगे, बाकी की बात नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू। बच्चों मिल गया होगा लिंक? लिंक मिल गया बच्चों? ओके ओके बेटा, बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।